हेलो बच्चे, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कल की क्लास में हमने पहली 2 डायनेस्टीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत कवर की थी। क्लास थोड़ी सी लंबी थी, हमने बाइफरकेट की थी 2 पार्ट्स में। आज की क्लास में हम रिमेनिंग 3 डायनेस्टीज़ ऑफ दिल्ली सल्तनत कंप्लीट करेंगे। द तुगलक डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी एंड द लोदी डायनेस्टी। इसमें से जो तुगलक डायनेस्टी है इसके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, पर्टिकुलरली मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ तुगलक के टाइम की इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद सैयद एंड लोदीज़ कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ नहीं थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स नहीं हुए हैं इनके टाइम पे। एंड इन जनरली मेरे को एक और बात भी करनी थी आपसे कि हम जब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, हालांकि यही बात मैं कई बार आपसे पहले भी डिफरेंट फॉर्म्स में कर चुका हूँ, पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि यार बैटल कब हुई, साल कौन सा था, किस राजा ने किसको हराया। हम कल की क्लास में हमने देखा कि हम इन्हीं एस्पेक्ट्स को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में भी हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यार इसकी ये कब गद्दी पे बैठा, इसने किसको मारा, उसका बेटा कौन था, किसने अपने बाप को मार दिया, किसने अपने बेटे को मार दिया, किसने भाई को मार के गद्दी ले ली, किस नोबल ने किस किंग को असैसिनेट कर दिया। हम सारी इन वाली चीज़ों में उलझे हुए हैं क्योंकि अभी हम पॉलिटिकल हिस्ट्री कर रहे हैं। लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार ये चीज़ एम्फेसाइज करता हूँ, जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री है, जो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री है, उन चीज़ों के ऊपर हमने डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत के कंटेक्स्ट में नेक्स्ट क्लास होगी। तो वो क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। यही चीज़ आपने आगे वाली डायनेस्टीज़ के केस में भी ध्यान में रखनी है, चाहे हम रीजनल किंगडम्स करें, हम विजयनगर बाहमनी किंगडम करेंगे, बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इनकी, तो लड़ाइयों के ऊपर फोकस करने के बजाय विजयनगर का आर्किटेक्चर कैसा था, विजयनगर की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, इन एस्पेक्ट्स के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करना। सेम थिंग वुड बी ट्रू फॉर मुगल्स एज वेल। अब मुगल्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जी इसकी ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होगी, इसने इसको हरा दिया, ये इसका मिनिस्टर था, तो हम इन बातों में, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी वही चीज़ें लगती हैं कि अच्छा यार ऐसे हुआ, इसने ये कर दिया, लेकिन हैविंग एंजॉयड ऑल दीज थिंग्स, हमने कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना, उसके ऊपर भी उतना ही फोकस देना, रादर ज़्यादा फोकस देंगे हम कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री के ऊपर। तो लेट अस स्टार्ट विद दी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर थे घियासुद्दीन तुगलक। किस तरह ये गद्दी पे बैठे, इसकी स्टोरी हमने लास्ट क्लास में कवर की थी कि जब खुसराओ मलिक ने कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को असैसिनेट कर दिया था, तो गाजी मलिक हु वाज दी लॉयल सर्वेंट ऑफ अलाउद्दीन खलजी, ये खुसराओ मलिक को वॉर में चैलेंज करते हैं, उसको डिफीट करते हैं, उसको मार देते हैं, एंड देन खुद ये गद्दी पे बैठते हैं विद द टाइटल घियासुद्दीन तुगलक, विद द टाइटल घियासुद्दीन तुगलक। बहुत छोटा सा इनका रीन होता है, लेकिन इसके रीन की इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या, अगर मुझे पॉलिटिकल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इवेंट्स डिनोट करने हो, एक तो ही री एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर वरंगल एंड तेलंगाना, री एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर बंगाल। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, बलबन का जब एंड हुआ था, बलबन की जब डेथ हुई थी, उसके बाद पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी आया था। इल्तुमिश की जब डेथ हुई थी उसके बाद थोड़ा सा पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी आया था। हमने पहली बार इल्तुमिश के केस में किया था कि इन्होंने बंगाल के ऊपर फतेह हासिल किया, बंगाल को सल्तनत का पार्ट बनाया, लेकिन फिर पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी आया, बंगाल में जो गवर्नर था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी में बंगाल इंडिपेंडेंट रहता है, फिर बलबन आता है, बलबन आके सल्तनत को फिर से कंसोलिडेट करता है, फिर से बंगाल के ऊपर सल्तनत का कंट्रोल री एस्टैब्लिश करता है। बलबन की डेथ होती है, फिर से पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी आया, बंगाल मलिक्स ने, बंगाल के जो गवर्नर्स थे उन्होंने फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। फिर सल्तनत को स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे लेके आती है खलजी डायनेस्टी, घियासुद्दीन तुगलक एंड जलालुद्दीन फिरोज खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी। ये अलाउद्दीन खलजी फिर से घियासुद्दीन उसके फादर जलालुद्दीन खलजी एंड अलाउद्दीन खलजी फिर से ये बंगाल वाले रीजन को अपने कंट्रोल में लेके आते हैं।
लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी भी 1312 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा बीमार हो गया था एंड इट वाज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जैसे ही दिल्ली में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई वैसे ही बंगाल मलिक्स अपने आप को, बंगाल के जो गवर्नर्स हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। फिर जब दोबारा दिल्ली में स्टेबिलिटी आती है तो दिल्ली की सरकार फिर से बंगाल को अपने कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करती है। ये एक रेकरेंट सा थीम हमें देखने को मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पहली बार हम साउथ इंडिया जाते हैं। वरंगल वाला एरिया, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला जो एरिया है वो पहली बार सल्तनत में इंक्लूड किया जाता है। चाहे डायरेक्टली एनेक्स नहीं किया जाता लेकिन ट्राइब्यूट पेइंग कॉन्ट्रीब्यूटरी स्टेटस के तौर पे उसे सल्तनत की बाउंड्रीज में इंक्लूड किया जाता। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत खराब होती है वैसे ही ये वरंगल तेलंगाना वाले ट्रिब्यूट देने से मना कर देते हैं कि हम नहीं देते कोई गिफ्ट तुम्हें। तो अगेन जैसे ही दिल्ली स्ट्रांग होगा इनके ऊपर दोबारा से कंट्रोल री-एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो घियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे तेलंगाना वरंगल वाले रीजन के ऊपर कंट्रोल री-एस्टैब्लिश किया गया, बंगाल वाले रीजन के ऊपर कंट्रोल री-एस्टैब्लिश किया गया। तो एक तो वही है कि जो सल्तनत कमज़ोर हो गई थी फिर से इसने साउंड फुटिंग के ऊपर लेके आता है, फिर से उसे कंसोलिडेट करता है। फिर इसके बारे में एक ये आप इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखोगे कि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू अडॉप्ट द टाइटल ऑफ गाजी। गाजी बोलते हैं स्लेयर ऑफ इन्फिडल्स, काफिरों को मारने वाला जो बंदा होता है तो उसके लिए टाइटल यूज़ होता है गाजी। तो गाजी मलिक हम लास्ट क्लास से कर रहे हैं, उसका ओरिजिनल जो नेम था, टाइटल था, गाजी मलिक था। घियासुद्दीन तुगलक तो उसने नेम अज्यूम किया जब वो गद्दी पे बैठा। अब इसकी डेथ कैसे हुई ये भी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं कि ये बंगाल वाले मलिक्स को कंट्रोल में लाकर वापस आ रहा था। जब दिल्ली में इसे रिसीव करना था तो इसके सेरिमोनियल रिसेप्शन के लिए इसके बेटे जौना खान ने एक पेविलियन कंस्ट्रक्ट करवाया, मतलब जहाँ से इसकी एंट्री होनी थी। तो लेकिन अब कुछ हिस्टोरियंस, कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस का जो उस टाइम की बुक्स हैं वो कहते हैं कि जौना खान जो कि इसका बेटा था वो इंटेंशनली उसने पेविलियन इस तरह से कंस्ट्रक्ट करवाया था कि जब सुल्तान वहाँ पर से गुजर रहा होगा, जब सुल्तान वहाँ पर होगा वो पेविलियन सुल्तान के ऊपर गिर जाएगा एंड उसकी डेथ हो जाएगी। सो दिस डेथ वॉज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्पिरेसी हैश्ड बाय हिज सन जौना खान। तो इस तरह से इनकी डेथ होती है। तो इनकी डेथ के बाद ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन जौना खान, जो कि गद्दी पे बैठते हैं विद द टाइटल मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक्स के बारे में इन जनरल आपने ध्यान में रखना है, लाइक द एंटायर तुगलक लैंड, दे बिलोंग टू करोना ट्राइब ऑफ द टर्क्स। प्योर टर्किश डायनेस्टी थी ये। जैसे इल्बारी टर्क्स थे स्लेव डायनेस्टी वाले, इल्तुमिश ऑनवर्ड्स, इल्तुमिश की फैमिली वाले, उसी तरह से जो तुगलक्स थे ये करोना ट्राइब ऑफ टर्क्स से बिलोंग करते थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पे बैठते हैं। इनके बारे में आप ध्यान में रखेंगे मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत इनके टाइम पे अचीव हुई है। अगर हम बाउंड्रीज ऑफ सल्तनत को ध्यान में रखें तो नॉर्थ वेस्ट से लेके एक्सट्रीम साउथ तक ये इनका अंपायर फैला हुआ था, बंगाल इंक्लूडेड, ये सारा रीजन इंक्लूडेड। ऑलमोस्ट एंटायर सब कॉन्टिनेंट वॉज पार्ट ऑफ द डोमेन्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत इनके टाइम पे अचीव हुआ है। लेकिन इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे मिलती जुलती सी स्टेटमेंट एक और भी आती है। आपसे पूछा जाए मैक्सिमम एक्सपेंशन किसके टाइम पे हुई है, मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत किस सुल्तान के टाइम पे हुई है, उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर बच्चे मोहम्मद बिन तुगलक नहीं है। पहली बात तो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों में आपने अंतर आइडेंटिफाई करना है। मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, मैक्सिमम एक्सपेंशन किसके टाइम पे हुई। जब हम मैक्सिमम एक्सटेंट की बात कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि यार एरिया किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा था, एरिया मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा था। द पॉइंट दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर। दूसरे सवाल में है मैक्सिमम एक्सपेंशन किसके टाइम पे हुई है, कि स्टार्ट करके सबसे ज़्यादा फैला कौन है। जैसे मैथ्स में हम बोल देते हैं कि नंबर 99 बड़ा है या 42 बड़ा है। ऑफ कोर्स भाई 99 बड़ा है, लेकिन 99 कोई बंदा 90 से 99 पर पहुंचा है, ये हो गया डिफरेंस। कोई बंदा 1 से स्टार्ट करके 42 तक पहुंचा है, ये हो गया
लाइक कितनी उसने एक्सपेंशन की है, ये हो गया मैक्सिमम एक्सटेंट किसके टाइम पे हुआ है। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे आपने क्वेश्चन याद रखना है, अगर आपको इस तरह से आता है मैक्सिमम एक्सपेंशन किसके टाइम पे हुई है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मैक्सिमम एक्सटेंशन हुई है। देखा जाए तो जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा था तो इवन दिल्ली भी उसके कंट्रोल में नहीं था, वो तो कारा में उसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था। तो कारा से वो दिल्ली के ऊपर अपना कंट्रोल बनाता है, दिल्ली से लाइक फिर वो पेरिफेरल एरियाज में अपना कंट्रोल बनाता है एंड एक्सपैंड करता 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 साउथ इंडिया, मदुराई, तमिलनाडु तक का वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। तो एक्सपेंशन सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुई है। मोहम्मद बिन तुगलक के फादर घियासुद्दीन तुगलक ने अच्छा खासा अंपायर बनाया हुआ था, बंगाल ऑलरेडी उनके कब्जे में था, वरंगल, तेलंगाना, यादव ऑफ देवगिरी वाला जो रीजन था वो ऑलरेडी उनके कंट्रोल में था। तो उस ऑलरेडी इतने फैले हुए किंगडम को और आगे लेके जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, मैक्सिमम एक्सटेंट अचीव होती है इनके टाइम पे। एंड ये भी एक रेकरेंट सा थीम है इन जनरली, आपने हिस्ट्री में ध्यान में रखना है कि जिस राजा के टाइम पे पीक अचीव होती है ऑब्वियसली लाइक उसके बाद डिक्लाइन भी स्टार्ट होता है। राइज एंड फॉल ऑफ एम्पायर्स, मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर किसके टाइम पे अचीव होती है, अशोक के टाइम पे अचीव होती है। उसके बाद क्या होता है, मौर्यन डिक्लाइन होता है। मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ गुप्ता स्टेट किसके टाइम पे अचीव होती है, चंद्रगुप्त के टाइम पे अचीव होती है, कुमार गुप्त के टाइम पे अचीव होती है। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ गुप्ता स्टेट हो जाता है। तो इस तरह से मतलब जिसके टाइम पे मैक्सिमम एक्सटेंट अचीव होता है उसके बाद डिक्लाइन भी स्टार्ट हो जाता है। अगर मैक्सिमम एक्सटेंट पीक ऑफ दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद डिक्लाइन भी स्टार्ट हो गया है। एंड इन फैक्ट ये डिक्लाइन ऐसा नहीं है मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ के बाद स्टार्ट हुआ है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक ये डिक्लाइन सेट इन हो गया था। द लेटर हाफ ऑफ हिज रीन इट वाज लाइक इट विटनेस सो मैनी रिबेलियंस एंड डिफरेंट जो रीजनल किंगडम्स थे दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। हम उनके उन रीजनल किंगडम्स के बारे में अभी देखेंगे, बट ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम एक्सटेंट फॉलोड बाय डिक्लाइन। भाई सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, साइंस ऑफ द टाइम, अरबिक लर्निंग, पर्शियन लर्निंग, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान था पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत के पीरियड में। इसके टाइम की अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, ही एक्सपेंडेड द बेस ऑफ द रूलिंग क्लास। क्या मतलब है द बेस ऑफ द रूलिंग क्लास, कि हु ऑल लाइक व्हाट ऑल सोशल ग्रुप्स वुड बी part of or could possibly be considered a part of the सल्तनत रूलिंग क्लास। किन कैटेगरी ऑफ लोगों को रूलिंग क्लास, राज करने वाली, एडमिनिस्टर करने वाली क्लासेस का पार्ट पॉसिबली माना जा सकता था। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप मुस्लिम हो तो आप डेफिनेटली रूलिंग क्लास में आओगे, बट रूलिंग क्लास में इंडियन मुस्लिम्स वर पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। कोई इंडियन मुस्लिम वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर, कोई इंडियन मुस्लिम वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कोई इंडियन मुस्लिम वॉज अपॉइंटेड एज मिलिट्री कमांडर, अमीर। तो इंडियन मुस्लिम्स दे वर पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास। टर्क्स they were part of the ruling class. Different tribes of the Turks, they were part of the ruling class. Turco-Afghans, they were part of the ruling class. Afghans, they were part of the ruling class. Khaljis, they were part of the ruling class. When I say like, जब मैं कहता हूँ कि रूलिंग क्लास का पार्ट हैं, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि कुछ खलजी बंदे ऐसे थे जिन्हें इंपॉर्टेंट पोस्ट मिली हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन में। किसी ना किसी डिपार्टमेंट के हेड थे, किसी ना किसी गवर्नर के प्रोविंस के गवर्नर थे, किसी ना किसी लेट्स से के वो आर्मी के कमांडर थे। इस तरह से इंडियन मुस्लिम्स, इरानियंस, इवन द ईरानी मुस्लिम्स, दे वर पार्ट ऑफ द रूलिंग क्लास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ईरानीज को वो लाइक अजीज बोलता था, अजीज, द डियर वंस, ये तो मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। तो ही एक्सपेंडेड द बेस ऑफ द रूलिंग क्लास, जो मतलब सबसे ज़्यादा डाइवर्स रूलिंग क्लास मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हम विटनेस करते हैं। इसका मोहम्मद बिन तुगलक का बिल्कुल एक्सट्रीम ओपोजिट था बलबन। वो तो बहुत हार्ड कोर रेसिस्ट था, सिर्फ और सिर्फ हाई बॉर्न टर्किश नोबल्स को, जो टर्किश डिसेंट के नोबल्स होते थे, सिर्फ उन्हें ही ढंग की पोस्टिंग्स देता था, बाकी सबको तो बंदा ही नहीं समझता था। तो ऑन वन हैंड, ऑन वन एक्सट्रीम मोहम्मद बिन तुगलक है, उसके बिल्कुल एक्सट्रीम पे है बलबन।
इसके टाइम पे एक मोरक्को के बहुत फेमस ट्रैवलर इंडिया आते हैं, इब्न बतूता, बगल में जूता। ये जो इब्न बतूता है ये मोरक्को से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली, लाइक वर्ल्ड टूर पे निकले होते हैं, घूमते घुमाते इंडिया आते हैं। उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तान होते हैं, तो ही वेरी फॉन्डली रिसीव्स मोहम्मद बिन तुगलक, सो मच सो दैट कि इन्हें दिल्ली का काजी अपॉइंट कर देते हैं, दिल्ली शहर का काजी अपॉइंट कर देते हैं फॉर सो मैनी ईयर्स, एंड रॉयल एम्बेसडर का स्टेटस देते हैं इन्हें, लाइक काफ़ी प्रिविलेजेस वगैरह अकॉर्ड करते हैं। इब्न बतूता अपनी बुक लिखते हैं, अपने ट्रैवल अकाउंट्स लिखते हैं, जैसे हुएन ज़ैंग आया था, युआन ज़ैंग, फैक्शियन आया था, वो अपने ट्रैवल अकाउंट्स लिख के गया, वो अपना लाइक डिटेल्स ऑफ द ट्रेवल्स लिख के गया है, विच फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री रिगार्डिंग द रिस्पेक्टिव पीरियड। फैक्शियन के अकाउंट से हमें गुप्ता पीरियड्स के बारे में पता चलता है, युआन ज़ैंग के अकाउंट से हमें हर्षवर्धन के पीरियड के बारे में पता चलता है। उसी तरह से इब्न बतूता के ट्रैवल अकाउंट्स के बेसिस पे हमें तुगलक डायनेस्टी के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके ट्रैवल अकाउंट्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है किताब रिहाला या फिर सफ़रनामा। अरेबिक में लिखी गई किताब से ही अरेबिक में लाइक ट्रैवल अकाउंट्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है रिहाला, पर्शियन में उसे आप बोल सकते हो सफ़रनामा। तो दिस वुड बी मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, रिहाला या फिर किताब रिहाला। सफ़रनामा भी लाइक लिटरली इट मीन्स ट्रैवल अकाउंट्स, लेकिन ये पर्शियन में ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड। द बुक वॉज रिटन इन अरेबिक, अरेबिक भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट, अब मोहम्मद बिन तुगलक जाना किसके लिए जाता है हिस्ट्री में? ही इज नोन एज हाफ मैड इन इंडियन हिस्ट्री, आधा पागल। क्यों भाई, ऐसा इसने क्या कर दिया? इसने 5 बहुत बड़ी गलतियां की थी, 5 मेजर ब्लंडर्स ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। क्या थे? शिफ्ट ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी, जस्ट लाइक लेट मी एन्यूमरेट फर्स्ट। शिफ्ट ऑफ कैपिटल, टोकन करेंसी, इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन इन दोआब, प्लान्ड खुरासान एक्सपीडिशन एंड फेल्ड कराचिल एक्सपीडिशन। ये अब जो गलतियां थी, ये जो रादर जो ब्लंडर्स थे, बहुत लाइक घोर बड़ी गलतियां थी मोहम्मद बिन तुगलक की। इन गलतियों के लिए इसे आधा मैड बोला जाता है, लेकिन माइंड इट, आधा मैड। आधा क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें इसने प्लान की थी, लाइक फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव तो ये बहुत इंटेलिजेंट स्टेप्स थे, लेकिन द वे थिंग्स वर्कड आउट, उसने कुछ चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा, कुछ सिचुएशन चेंज होगी, उसकी वजह से ये जो स्टेप्स हैं वो ब्लंडर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनका लाइक इंटेंशन अच्छा था, लेकिन प्रॉपरली प्लान ना करने की वजह से, लाइक कुछ चीज़ों को ध्यान में ना रखने की वजह से ये जो स्टेप्स थी, ये जो लाइक इन्होंने एक्शंस लिए, ये ब्लंडर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, गलतियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन सुल्तान फिर भी लाइक काफ़ी ग्रेसफुली अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, जहाँ जहाँ उनके प्लान्स फेल हुए होते हैं वो उसकी रेमेडी भी प्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन उसकी वजह से ऑफ कोर्स स्टेट को बहुत नुकसान होता है। तो डिस्कशन करते हैं इनके ऊपर, लाइक क्या इनकी बड़ी गलतियां थी। गद्दी पे बैठते ही, मतलब 1325 में तो वो गद्दी पे बैठा है, 1327 के अराउंड वो फैसला करता है कि हम कैपिटल शिफ्ट करेंगे, हम कैपिटल शिफ्ट करना चाहते हैं। इल्तुतमिश के टाइम से दिल्ली हैड बीन द सेंटर ऑफ पावर विच हैड अ सिंबॉलिक स्टेटस ऑल्सो, कि भाई दिल्ली पे जो बैठा हुआ है वो हिंदुस्तान के ऊपर राज कर रहा है, उसका एक सिंबॉलिक सी वैल्यू थी। मंगोल इन्वेजन्स भी लाइक इनवेरिएबली दे वुड बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स दिल्ली, कभी वो दिल्ली तक पहुंच जाते थे, कभी वो दिल्ली के बाहर इधर पंजाब से ही डिफीट करके बाहर भेज दिए जाते थे। लेकिन दिल्ली एक सिंबॉलिक पावर ऑफ सेंटर ऑफ पावर था। मोहम्मद बिन तुगलक लेकिन उसे पता था कि एक दो बातें थी। एक तो भाई यार मंगोल्स बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मंगोल्स उसकी कैलकुलेशन में, मोहम्मद बिन तुगलक की कैलकुलेशन में मंगोल्स क्यों उसे परेशान कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि दिल्ली सेंटर ऑफ पावर है, वहाँ पर बहुत सारी वेल्थ कंसंट्रेटेड है। अगर मैं दिल्ली से पावर सेंटर मूव करके महाराष्ट्र में देवगिरी के पास ले जाता हूँ तो मैं मंगोल से दूर रहूँगा, परेशानी से दूर रहूँगा, थोड़ा सा लाइक मेरे को हेड स्पेस मिलेगा, मेंटल स्पेस मिलेगा, एंड मैं अपनी कंक्वेस्ट, मैं अपने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना चाहता हूँ वो मैं इजीली कर पाऊँगा। तो ये ऑर्डर दे देता है कि कैपिटल शिफ्ट कर दी जाए दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी महाराष्ट्र में, इट वॉज रीनेम्ड एज दौलताबाद, यहाँ लिखा ही हुआ है, इट वॉज रीनेम्ड एज दौलताबाद।
दूसरा कारण उसका ये भी था कि यार अब नॉर्थ इंडिया में तो सल्तनत का कंट्रोल बना ही हुआ है, साउथ इंडिया में सल्तनत का कंट्रोल बनाना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर साउथ इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली एज अ बेस। दिल्ली में रहकर साउथ इंडिया के ऊपर अपना एब्सोल्यूट कंट्रोल बनाना बहुत मुश्किल है। ये प्रॉब्लम अलाउद्दीन खलजी जैसे वॉरियर किंग को भी फेस करनी पड़ी थी। एंड हमने नोटिस किया था कि अलाउद्दीन खलजी ने भी ये जो साउथ इंडिया वाले किंगडम्स हैं इनको हराने के बाद डायरेक्टली इन्हें सल्तनत में एनेक्स नहीं किया था, क्योंकि उसे पता था यार इतनी दूर बैठ के, मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, कौन मदुरई वालों को बार बार बोलेगा कि यार मेरे को टैक्स दे दो, मैं अपने गवर्नर को अपॉइंट कर रहा हूँ, मैं वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोग रिबेल कर देंगे, मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा इतने बड़े इतनी दूर एक रिबेलियन को क्रश करना भी। तो उसने एक इनडायरेक्ट रूल सा इस्टेब्लिश कर दिया कि बस मेरे को ट्रिब्यूट देते रहो, वॉर बूटी देते रहो। मोहम्मद बिन तुगलक उससे ज़्यादा थोड़ा सा एम्बिशियस था, कह रहा नहीं ऐसे थोड़ी है, ट्रिब्यूट ले लो का क्या मतलब है, प्रॉपर अपना हम एनेक्सेशन करेंगे, हमारे राज का वो हिस्सा होगा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन होगी वहाँ पर। उसके लिए कह रहा है कि यार दिल्ली से तो ये काम नहीं किया जा सकता, मैं दौलताबाद शिफ्ट कर जाता हूँ। तो इसलिए दैट वाज लाइक द सेकंड एक्सप्लेनेशन फॉर हिज शिफ्टिंग द कैपिटल टू दौलताबाद। तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है यार, ठीक है अब नॉर्थ इंडिया में कंसोलिडेट हो गया, साउथ इंडिया में एक्सपैंड करना है, तो साउथ इंडिया की तरफ हमने अपने पॉलिटिकल सेंटर को मूव कर दिया। फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है, व्हाई इट इज़ दिस स्टेप इज काउंटेड एज अ ब्लंडर। उसके एक दो कारण थे। भाई हमने साउथ इंडिया में अपना कंट्रोल बनाना है, तो ऐसा एक काम करते हैं ना कि अपना जो कोर्ट है वो मूव करके ले जाते हैं, अपने जो मिनिस्टर्स हैं, अपने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, जो सारा सरकारी तामझाम है वो मूव करके दौलताबाद ले देते हैं। एंड लोगों को ऑप्शन दे देते हैं कि यार अगर तुमने मूव करना है तो हमने एक नया सा शहर बसाया, वहाँ आकर मूव कर लो, जिसने अमरावती में सेटल होना है, जिसने जब चंडीगढ़ भी बना होगा चंडीगढ़ में सेटल होना हो जाओ। लेकिन यहाँ पर जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इन मास ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन करने की कोशिश की, लोगों को बोल दिया भाई चलो भाई बहुत हो गया, दिल्ली में बहुत रह लिए, अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो और पहुंचो दौलताबाद। सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारे नोबल, सारी पॉपुलेशन, सूफी सेंट्स, जो रिलीजियस लीडर्स थे, उलेमा वगैरह, एवरीबडी वाज आस्क्ड टू मूव टू दौलताबाद। अब हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी स्टेप्स लिए थे, काफ़ी एफर्ट्स किए थे कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन होगी ये थोड़ा सा ऑर्डरली मैनर में होना चाहिए। लेकिन आप कीप दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन कि हम बात कर रहे हैं 14th सेंचुरी की, 1300 समथिंग की बात हो रही है। इतने पुराने ज़माने में इतना लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को मूव करना, उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ तो रही होंगी, चाहे जितने भी आप अरेंजमेंट्स करो, सराइज बनाओ, सड़कें सुड़कें साफ़ करवाओ। अब उस ज़माने की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ के हिसाब से लोगों को हार्डशिप्स आई होगी, तो बहुत सारे लोग तो अंडर कंपल्शन उन्हें मूव करना पड़ रहा था, इस बात से वो खुश नहीं थे। कुछ लोग हार्डशिप्स फेस करने की वजह से उनकी डेथ हो जाती है रास्ते में। तो जितने भी थोड़े बहुत लोग दौलताबाद पहुँचते हैं, चलो सुल्तान की मर्जी से वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं एंड रहना स्टार्ट करते हैं। फिर दौलताबाद में क्या प्रॉब्लम आती है, 2-3 लेवल पे अगेन वहाँ जाकर भी प्रॉब्लम आई। जिस तरह से साउथ इंडिया को दिल्ली एज अ सेंटर, दिल्ली एज अ बेस से कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था उस ज़माने की मिलिट्री टेक्निक्स के हिसाब से, उसी तरह से नॉर्थ इंडिया को विच वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, which was more susceptible to invasions, which were more susceptible to rebellions, which was politically more important, नॉर्थ इंडिया को साउथ से कंट्रोल करना इम्पॉसिबल था। जिस तरह से साउथ इंडिया को दिल्ली से नहीं कंट्रोल किया जा सकता है, उसी तरह से नॉर्थ इंडिया को साउथ से कंट्रोल करना थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल था। तो व्हेन द कोर्ट मूव टू दौलताबाद, नॉर्थ इंडिया में रिबेलियन स्टार्ट होगी। उसके और कारण भी थे, लेकिन बहुत सारी, ढेरों सारी रिबेलियन स्टार्ट हो जाती हैं नॉर्थ इंडिया में। ऊपर से मंगोल्स को क्या चाहिए कि भाई अब तो स्ट्रॉन्ग पावर भी नहीं है जो हमें रेजिस्ट करेगी, आओ पार्टी करते हैं दिल्ली जाके। मंगोल इन्वेजन स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से ये जो स्टेप है ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि दौलताबाद में जितनी पॉपुलेशन मूव करवा के वो ले गया मोहम्मद बिन तुगलक, उतने लोगों के लिए पानी का अरेंजमेंट तो किया ही नहीं। अब ये जो रीजन था महाराष्ट्र वाला, देवगिरी वाला, थोड़ा सा वाटर डेफिसिट रीजन है, विदर्भा वाला।
उतने लोगों के लिए एडिक्वेट वाटर सप्लाई अरेंजमेंट्स भी अवेलेबल नहीं थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक अब टेंशन में, यार अब मैं क्या करूं, ये तो पंगे वाली बात होगी, पानी तो चाहिए, नहाना तो है ही है सबने, पीना भी है ही है सबने, तो एंड ऊपर से रिबेलियंस भी हो रही हैं, ऊपर से मंगोल्स भी आ रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, का इसमें बड़ी बात है कि हम ही बंदे ही मूव करते हैं, बंदे ही गलती करते हैं, हम ही मूव किए थे, साउथ इंडिया आए थे, वापस बोल देते हैं दिल्ली चले जाओ। तो अगेन ही गिव्स द ऑर्डर कि यार वापस कैपिटल शिफ्ट की जाए। अराउंड 1335 कैपिटल वॉज शिफ्टेड बैक टू दिल्ली। अब अगेन अगर वो सिर्फ अपनी कोर्ट मूव करवा लेता, अपने नोबल्स को, इंपॉर्टेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को बोल देता कि भाई तुम लोग मेरे साथ आ जाओ, लोग अपने आप आते रहेंगे आराम से, तो थिंग्स वुड हैव बीन सफिशिएंट। लेकिन फिर इसने ऑर्डर दे दिया, भाई बोरिया बिस्तरा पैक करो और अपना पहुंचो दिल्ली। फिर लोग आधे लाइक जाना नहीं चाहते थे, कहते यार अब अच्छे भले तो सेटल हो गए हैं, चलो जैसा भी है हमारी चल जाएगी ज़िंदगी। लेकिन क्योंकि मजबूरी थी, तो हार्डशिप्स की वजह से अगेन उन्हें लाइक बहुत सारे लोग रास्ते में ही शहीद हो गए। तो इन दिस वे दिस स्टेप लाइक it turned into a blunder, it turned into a grave mistake। बट हालांकि फिर भी लाइक इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, कल्चरल एस्पेक्ट अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, क्योंकि दौलताबाद काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम है, 7-8 साल हैं, तो 7-8 साल दिल्ली की कोर्ट दौलताबाद से फंक्शन करती है, सल्तनत की कोर्ट दौलताबाद से फंक्शन करती है, इंपॉर्टेंट नोबल्स यहाँ रहते हैं, इंपॉर्टेंट सूफीज़ यहाँ पर मूव करते हैं, रिलीजियस एलिट्स यहाँ पर मूव करते हैं, उलेमा वगैरह मूव करते हैं, नॉर्थ इंडियन कल्चर, नॉर्थ इंडियन मुस्लिम कल्चर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। तो इट लेड टू डिफ्यूजन ऑफ द नॉर्थ इंडियन इस्लामिक कल्चर इनटू द डेक्कन लैंड। इवेंचुअली जो लाइक लैंग्वेज रिलेटेड जो चेंजेस आती हैं, उर्दू की डेवलपमेंट होती है, या म्यूज़िक रिलेटेड डेवलपमेंट्स आती हैं, रिलीजन रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं, मतलब वो कैटलिस्ट की तरह काम करती है ये ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। बहुत सारे सूफी सेंट्स फिर यहीं सेटल हो जाते हैं डेक्कन इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, वो अपना इस्लाम का मैसेज स्प्रेड करते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, तो उससे डिफ्यूजन ऑफ नॉर्थ इंडियन कल्चर टू साउथ इंडिया होता है। जो चीज़ हमने एंशिएंट इंडिया में सतवाहनास के लिए पढ़ी थी कि इन्होंने नॉर्थ इंडियन कल्चर संगम वाली डायनेस्टीज़ वाले रीजन में प्रमोट करने का काम किया है, जो चीज़ हमने वकतकास के लिए पढ़ी थी कि गुप्तास का जो नॉर्थ इंडियन कल्चर है ये साउथ इंडिया में इन्होंने प्रमोट किया है, वो चीज़ यहाँ भी ट्रू रहेगी कि नॉर्थ इंडियन कल्चर परकोलेटेड टू डेक्कन इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो ये था इनका पहला ब्लंडर। दूसरी गलती थी इनकी टोकन करेंसी। ये लाइक तब इंट्रोड्यूस किया गया था जब कोर्ट ऑलरेडी दौलताबाद में ही थी। एक्चुअली होता क्या है कि ये मोहम्मद बिन तुगलक अपना, इनके लाइक काफ़ी प्लान्स वगैरह थे, जैसे खुरासान एक्सपीडिशन का प्लान था, कोई मिलिटरीली बहुत इनके लंबे चौड़े प्लान थे, फॉरेन कंक्वेस्ट के भी प्लान थे, इंटरनल एक्सपेंशन के भी प्लान थे, तो उसके लिए पैसा चाहिए था। पैसे की जो गोल्ड एंड सिल्वर था उसकी थोड़ी सी कमी थी उस ज़मानों में। किस तरह से अब इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाए। अब अपनी तरफ से तो बहुत ये इनोवेटिव दिमाग लगाते हैं, क्या यार कि कॉइन ही है कि जैसे गोल्ड है वैसे सिल्वर है, कि गोल्ड कॉइन के बदले में आपको चीज़ें कितने मिलती हैं, ये गोल्ड की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। एक सिल्वर टंका के बदले में आपको चीज़ें कितनी मिलती हैं, ये सिल्वर की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन अगर मैं स्टेट अथॉरिटी का इस्तेमाल करके, सरकारी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके एक कॉपर का या कॉपर के अलॉय बिलन का एक कॉइन इशू कर दूं, जिसको मैं बोल दूं भाई आज से ये सिल्वर टंका के इक्विवेलेंट है, तो उसके बदले में मैं उतनी ही चीज़ें खरीद सकता हूं, तो मैं ये क्यों नहीं कर सकता। अब इस तरह की करेंसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टोकन करेंसी। आप इकोनॉमी जब पढ़ोगे राघव सर से, तो लाइक दो चीज़ें इसमें होती हैं, फेस वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू जो मुंह पे लिखी हुई वैल्यू है, 2000 का नोट है, कहने को तो लाइक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन उस कागज़ के टुकड़े को जब हम दुकानदार को देते हैं, वो हमें 2000 रुपये का सामान दे देता है, 2000 रुपये वर्थ का सामान हमें बदले में दे देता है। लाइक रैंडम मैं कागज़ का टुकड़ा दूं तो वो नहीं देगा। वो क्यों दे देता है दुकानदार मुझे 2000 रुपये वर्थ का सामान?
क्योंकि सरकार ने बोला हुआ है कि यार ये जो कागज़ का टुकड़ा है जिसके ऊपर हमने 2000 लिखा हुआ है, जिसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर ने लिखा हुआ है कि यार मैं धारक को 2000 रुपये देने का वादा करता हूँ, कि आई प्रॉमिस टू पे द बीरर द सम ऑफ 2000 रुपीज़। जब कोई बंदा ये नोट प्रेजेंट करेगा तो उसके बदले में उसे 2000 रुपये का सामान मिलेगा। यानी कि उसके फेस पे जो लिखा हुआ है 2000, इट इज मोर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। कागज की कीमत नहीं है 2000, कागज के पन्ने की कीमत नहीं है 2000, उस पे लिखा हुआ है, सरकार ने बोला हुआ है, आरबीआई ने प्रॉमिस, गवर्नर ने प्रॉमिस किया हुआ है, इसलिए उसके बदले में 2000 रुपये मिलते हैं। ये होता है टोकन करेंसी का कंसेप्ट। उससे पुराने ज़माने में जो करेंसी थी उसमें फेस वैल्यू ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती थी कि 4 गोल्ड की मोहरें, मतलब गोल्ड के इक्वलेंट था उसका, मतलब जितनी गोल्ड उसमें हमने इस्तेमाल किया उतनी हमें वैल्यू मिल जाएगी। ये पुराना सिस्टम था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम पुरानी सोसाइटीज़ में होता है। जो एडवांस सोसाइटीज़ में होता है वहाँ टोकन करेंसी हो सकती है जब फेस वैल्यू कैन बी मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। आज का हमारा सारा करेंसी सिस्टम इसके ऊपर बेस्ड है। अब इतने पुराने ज़माने में मोहम्मद बिन तुगलक ने ये इनोवेटिव चीज़ सोची तो भाई ये तो पॉजिटिव स्टेप हो गया। रादर मोहम्मद बिन तुगलक अकेला नहीं था जिसने ऐसा सोचा था। चाइना में कुबलई खान था, मंगोल खान, चंगेज़ खान का ही डिसेंडेंट। उसने ऑलरेडी पेपर करेंसी ट्राई की हुई थी, मतलब पेपर करेंसी का उसने एक्सपेरिमेंट किया था एंड इट वाज सक्सेसफुल। पर्शिया में भी ये चीज़ ट्राई की जा चुकी थी, इल खानेट ब्रांच ऑफ दी मंगोल्स में, लेकिन वहाँ पर एक्सपेरिमेंट इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इंडिया में इस एक्सपेरिमेंट का क्या हुआ, मतलब पहले तो एक्सपेरिमेंट होता क्या, ये पेपर करेंसी नहीं इंट्रोड्यूस करता। चाइना में कुबलई खान पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस करता है, कागज़ की करेंसी। मोहम्मद बिन तुगलक कॉइनेज ही इंट्रोड्यूस करता है, स्पेशल कॉइन्स इंट्रोड्यूस करता है बिलन के। मतलब आप इजी याद रख सकते हो, अलॉय ऑफ कॉपर के। प्राइमरली इसमें कॉपर होता है लेकिन कुछ टिन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो इट वाज एन अलॉय ऑफ कॉपर। तो कॉपर के न्यू कॉइन्स इशू करता है, जिन्हें ये घोषणा कर देता है कि ये जो मैं नए वाले कॉइन्स इशू कर रहा हूँ हैं तो ये कॉपर के, लेकिन अगर आप इनको प्रेजेंट करोगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी सिल्वर टंका के इक्वलेंट। कॉइन ऑफ बिलन हुज वैल्यू वॉज considered to be equal to silver टंका। ये one of the very few जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, चेंजेस हैं इन द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने बेसिक करेंसी इंट्रोड्यूस की थी, गोल्ड टंका, सिल्वर टंका, कॉपर जित्तल। उसमें 1-2 ही चेंजेस हुई हैं पूरी सल्तनत के पीरियड में। एक एक्सपेरिमेंट था ये कि बिलन कॉइन विद अ वैल्यू इक्वल टू 1 सिल्वर टंका। कर दीजिए घोषणा, ठीक है। सिस्टम में प्रॉब्लम कहाँ आ गई? प्रॉब्लम ये आ गई कि इमेजिन के सरकार, मैंने आपको 2000 रुपये के नोट की एग्जांपल दी कि 2000 रुपये के नोट में कोई सिक्योरिटी फीचर ही ना हो। एक फोटोस्टेट मशीन से निकला प्रिंट आउट एंड एक्चुअल नोट बिल्कुल अगर एक जैसे हों तो फिर आप क्या करोगे? क्या आप what would happen if there is no security feature in the currency note? भाई लोग घर पे ही प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन द केस ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। जो कॉइन इसने ये इंट्रोड्यूस किया, इसमें कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं थे, इस पर प्रॉपर स्टैंपिंग वगैरह नहीं थी, सरकारी मिंट की छाप नहीं थी। इट वॉज वेरी ईजी फॉर पीपल, बहुत आसान था लोगों के लिए इन कॉइन्स को, जिनकी वैल्यू सिल्वर टंका के इक्वल है, इन कॉइन्स को घर पे ही मिंट कर लेना। यार इस कॉइन में क्या रखा है तो घर पे ही बना लेंगे, हम बनाएंगे कॉपर का, लेकिन चीजें मिलेंगी सिल्वर टंका के इक्विवेलेंट। घर पे इतना सारा तांबा पड़ा है, कॉपर पड़ा हुआ है, तो उस घर के कॉपर से हम कॉइन्स मिंट कर लेते हैं। उन कॉइन्स के बदले में जो एक सिल्वर टंका के एक्सचेंज में हमें चीज़ें मिलती हैं, जितने गेहूं मिलेगा, जितने चावल मिलेंगे, उतना सामान हम खरीद के ला सकते हैं। कंटेम्प्रेरी राइटर है बरानी, ज़ियाउद्दीन बरानी, वो लिखते हैं अपनी बुक में कि एवरी हिंदू हाउस होल्ड बिकेम अ मिंट। एवरी हिंदू हाउस होल्ड बिकेम अ मिंट। लोगों ने घर पे ही ये कॉइन्स छापने स्टार्ट कर दिए। अब देखा जाए तो इसकी वजह से ये सिस्टम हो गया फेल।
सुल्तान ये भी कह सकता था कि यार ये सिस्टम हो गया फेल एंड लाइक लेट्स मूव अहेड, लेकिन सुल्तान ग्रेसफुली अपना फेलियर एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे से गलती हुई है, मैंने बोला था कि ये वाले कॉइन्स इशू करते हैं, अब मैं ये कॉइन्स कैंसिल कर रहा हूँ। जिन जिन लोगों को ये कॉइन्स मैंने इशू कर दिए हैं वो लोग अपने कॉइन्स मेरे पास लेके आ जाएं। उनको मैंने ये बोला था कि उनको मैं बिलन का कॉइन दूंगा, सिल्वर टंका के इक्विवेलेंट रखूंगा, वो अपना बिलन का कॉइन मेरे पास लेके आ जाएं, मैं उन्हें सिल्वर टंका शाही ट्रेजरी से दे दूंगा। लोगों की तो भाई मौज हो गई, लाइन लग गई लोगों की डिमोनेटाइजेशन वाली कि भाई अपना जाली सिक्का, अब जिस बंदे ने घर पे ही वो बिलन का कॉइन छापा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश रियल कॉइन फ्रॉम द फेक कॉइन। असली और नकली में फ़र्क ही नहीं किया जा सकता था। तो जनता ने अपने घर पे ही कॉइन्स छाप के सुल्तान को पेश करने स्टार्ट कर दिए। लो जी, हमारे पास तो 4 करोड़ कॉइन्स हैं, हमें 4 करोड़ सिल्वर टंका दे दो। अब सुल्तान ने अब बोल दिया तो बोल दिया, वो कहता है कि यार अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो देना तो पड़ेगा ही लोगों को क्योंकि मेरी गलती है। उसकी वजह से क्या हुआ, शाही ट्रेजरी काफ़ी एग्जॉस्ट होगी। तो ये थी इसकी दूसरी गलती, दूसरा ब्लंडर उसका। तीसरा था इंक्रीज ऑफ टैक्सेशन इन दोआब। जब उसकी शाही ट्रेजरी इतनी लाइक एग्जॉस्ट हो रही है, उसने मिलिट्री कैंपेन्स भी कर रहा था, वो डेक्कन इंडिया में अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहा था, एब्सोल्यूट डायरेक्ट कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा था, फिर कुछ इन्वेजन्स वगैरह भी हो रही थी, उनको भी कंट्रोल कर रहा था। शाही ट्रेजरी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो किस तरह से इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए, वो कहता है, वो अलाउद्दीन खिलजी वाले कंक्लूजन पे पहुंचता है कि यार ये जो गंगा यमुना दोआब वाला रीजन है ये तो बहुत ज़्यादा फर्टाइल रीजन है। यहाँ पर तो वाटर भी एडिक्वेटली अवेलेबल है, फर्टाइल भी सॉइल भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, यहाँ तो प्रोडक्शन ही बहुत एक्सेस में होती है। तो हम लोग 1/3 क्यों टैक्स ले रहे हैं, हम इंक्रीज कर देते हैं टैक्सेशन इन दोआब। सो ही इंक्रीज द टैक्सेशन इन दोआब टू 50%। तो बात तो सही है, प्लानिंग में, कंसेप्चुलाइजिंग में यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही यार, बात तो ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, इनफैक्ट लाइक बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि लाइक आज से तुम्हारा टैक्स 50% बात होगी ख़त्म, इतना दो नहीं तो तुम्हारे डंडे पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। रादर वो कहता है कि यार मैं 50% टैक्स तो इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर को हेल्प करने के लिए, एड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए मैं सेपरेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। इस एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के लिए वर्ड यूज़ किया जाता था दीवान ए कोही, दीवाने कोह या कोह आई भी लग जाता है पीछे, एक ही बात है, दीवाने कोह या दीवाने कोही। दिस वॉज अ सेपरेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट क्रिएटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। एक आपने सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट किया था दीवाने अरस, जो किसने क्रिएट किया था, जो बलबन ने क्रिएट किया था। एक आपने सेपरेट पोस्ट की थी रेवेन्यू कलेक्टर की, जो किसने क्रिएट की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने क्रिएट की थी। एक सेपरेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट जो किसने क्रिएट किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्रिएट किया, टू प्रमोट एग्रीकल्चर। भाई मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में, इरिगेशन के लिए मैं तो तुम्हारी हेल्प करूंगा, वेल्स डग कराने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अगर तुम्हें कोई लोन्स वगैरह चाहिए तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट तुम्हें एग्रीकल्चरल लोन्स भी देगा, किसान क्रेडिट कार्ड भी इशू किए जाएंगे। अब किसान क्रेडिट कार्ड के लिए वर्ड यूज किया जाता था उन जमानों में तक्कवी लोन्स दिए जाते थे, एग्रीकल्चरल लोन्स दिए जाते थे। मतलब इन्हीं लोन्स के लिए मुगल टाइम्स में वर्ड यूज़ किया जाता था सोंधर। तो आप ये दोनों वर्ड्स ही ध्यान में रखें, सोंधर या तक्कवी, ये वो वाले लोन्स थे जो एग्रीकल्चरल प्रमोशन के लिए स्टेट दिया करती थी किसानों को। तो भाई मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन में, तो तुम अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करो, मैं तुमसे 50% टैक्स लूँगा। तो बात तो ठीक सी लग रही है। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जिस टाइम पे ये मेजर्स इंट्रोड्यूस करता है उस टाइम पे दोआब में फेमेन आया होता है। यहाँ पर बारिश ना होने की वजह से, फेलियर ऑफ रेन्स की वजह से अकाल पड़ा हुआ है, लाइक प्रोडक्शन हो नहीं रही है बिल्कुल, लाइक फार्मर्स के पास तो अपनी फैमिलीज को सस्टेन करने के लिए क्रॉप्स नहीं है। आप कह रहे हो 50% टैक्सेशन दे दो। एंड अगर देखा जाए ये वाले जो स्टेप्स हैं बहुत लॉन्ग टर्म विजन के साथ ये स्टेप्स इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन इन स्टेप्स को फ्रूटफुल होने में कुछ टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि आज ही इरिगेशन सारी हमने
लाइक बेटर कर दी है, या आज ही जो हमने एग्रीकल्चरल लोन्स दिए थे उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है एकदम से ही हमारी इसी सीज़न में इंक्रीज़ हो जाएगी। ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी 3-4-5 साल बाद ही हमें लाइक इफेक्टिवली देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर फार्मर्स टू पे 50% टैक्स। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, अब ये ब्लेंडर किस तरह से कन्वर्ट हो गया, इस वजह से कि पेजेंट्स सिंपली रिफ्यूज टू पे। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो है नहीं, हम देंगे नहीं। स्टेट अथॉरिटीज़ ने थोड़ा सा टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया, परेशान करना स्टार्ट कर दिया, टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ, पेजेंट रिबेलियन स्टार्ट हो गए। पूरे गंगा यमुना दोआब वाली बेल्ट में, उत्तर प्रदेश वाली बेल्ट में पॉपुलर रिबेलियंस, लोकल रिबेलियन स्टार्ट हो गए। एक तो वो रिबेलियंस हैं जो गवर्नर्स कर जाते हैं कि यार मैं बंगाल का गवर्नर हूँ, मैं नहीं दिल्ली के अपने सुल्तान की बात मानता, आज से मैं इंडिपेंडेंट हूँ। वो वाली रिबेलियंस भी चल रही थी जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक दूसरे तरह की रिबेलियंस होगी लोकल पॉपुलर रिबेलियंस, जो लोगों ने खुद ही कर दी कि यार हम बहुत परेशान हैं, हमारी सरकार से इतना टैक्स कौन मांगता है, हम नहीं दे सकते ये टैक्स, आज से हमारी रिबेलियन है। फिटना, रिबेलियन के लिए वर्ड यूज किया जाता है फिटना। अपराइजिंग के लिए या रिबेलियन के लिए। तो बहुत सारे पेजेंट रिबेलियंस हो गए। तो इस तरह से ये वाला जो उसका पॉजिटिव स्टेप था ये भी ब्लंडर में कन्वर्ट हो जाता है। अगले दो थोड़े से इंटर रिलेटेड ब्लंडर्स हैं। इसे पता चलता है कि खुरासान वाला रीजन, नाउ आई बिलीव दैट आप सबको पता होगा खुरासान कौन सा रीजन है। नॉर्थ ईस्टर्न ईरान वाला पार्ट ऑफ द वेस्टर्न अफगानिस्तान वाला जो रीजन है खुरासान, वहाँ पर थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। मंगोल अम्पायर में जो सक्सेसर मंगोल अम्पायर से, वहाँ मंगोल किंगडम से, उनमें थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगता है कि यार मौका अच्छा है, कि बहुत परेशान किया है जब से सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। इल्तुतमिश के टाइम से मंगोल्स ने परेशान करके रखा हुआ है हमें, तो मौका अच्छा है। खुरासान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा के हम इस रीजन को ही अनेक्स कर लेते हैं। रादर देन दे इन्वेडिंग अस, दे अटैकिंग अस, हम उन पे जाके लाइक फतेह हासिल कर लेते हैं। लेकिन बहुत ही ख़तरनाक इलाका है ये। पिछले 200 साल से इनफैक्ट ये लोग ही हमारे ऊपर अटैक करते आ रहे हैं, हम में से तो कोई वहाँ गया नहीं है। तो बहुत ध्यान से मुझे ये एक्सपीडिशन प्लान करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे स्पेशल फ़ौजें रिक्रूट करनी पड़ेंगी, इसके लिए उन फ़ौजों को मुझे स्पेशल ट्रेनिंग वगैरह देनी पड़ेगी। तो बिल्कुल जी कह रहा है कि यार बड़े काम करने हैं तो फिर दिल छोटा थोड़ी रखना है। तो वो स्पेशल फोर्सेस रिक्रूट करता है, स्पेशल ट्रेनिंग देता है, स्पेशल वेपन्स दिलाता है। 1 साल तक उनकी सैलरी दी जाती है। जब तक फौज ट्रेन होती है तब तक खुरासान की जो पॉलिटिकल कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, वहाँ पर स्टेबल रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक सोचता है यार मैं अपनी फ़ौज का क्या करूं, मैं तो पिछले 1 साल से अपने फ़ौजियों को सैलरी दे रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं। डेजर्ट वॉरफेयर में मतलब किस तरह से परफॉर्म करना है उसके स्पेशल टैक्टिक्स सिखा रहा हूं, मैं स्वेट वाली ट्रेनिंग दे रहा हूं। अब लाइक ये तो मेरा सारा पैसा डूब गया, अब वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग रूलर बैठ गया है, अगर मैं अब इन्वेजन करता हूँ खुरासान की तो मेरी आर्मी पक्का हार के आएगी। तो ये मतलब दिस प्लान टू इन्वेड खुरासान वॉज अबेंडेंड बाय मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन उसका ड्रेन क्या हुआ शाही ट्रेजरी के ऊपर, वो सारी शाही ट्रेजरी एग्जॉस्ट हो जाती है क्योंकि इतना बेफालतू का खर्चा हो रहा है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, कराचिल एक्सपीडिशन प्लान करता है। अब कराचिल वाला जो रीजन है, डिफरेंट सोर्सेस डिफरेंट इसके लिए बताते हैं, लेकिन हिमालयाज़ वाला रीजन है, कुछ उत्तराखंड वाला रीजन बताते हैं, कुछ सोर्सेस हिमाचल वाला रीजन बताते हैं, लेकिन कुमाऊं हिल्स वाला जो रीजन है उत्तराखंड का वो मोस्ट प्रोबेबल इसका एक्सप्लेनेशन है। तो कराचिल एक्सपीडिशन पे ये अपनी फ़ौज को भेज देता है। अब जिस फ़ौज को डेजर्ट वॉरफेयर के लिए तैयार किया गया हो उसको तुमने भेज दिया है माउंटेन्स में लड़ने के लिए, क्या तो वो परफॉर्म करेगी। बट इवन दो लाइक मतलब ये चीज़ तो है ही है, ये ब्लंडर में किस तरह से कन्वर्ट हुआ। स्टार्टिंग में मुश्किल से लाइक समहाउ ये फ़ौज सक्सेसफुल भी होती है एंड जो हिल रूलर्स होते हैं उन्हें सबड्यू कर भी देती है। लेकिन फिर ये जो फ़ौज होती है ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाती है एंड तिब्बत की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। अब
उत्तराखंड वाले रीजन से तिब्बत चाइना में जाने की प्लानिंग कर लेती है। और भाई तुम शुक्र मनाओ कि तुमने वैसे थोड़ी सी जो रिबेलियंस हो रही थी हिल स्टेट्स में वो सप्रेस कर दी हैं। अब इतना क्या हीरो बन रहे हो कि लाइक हिमालयास क्रॉस करके तुमने तिब्बत में जाना है। तो ये जो आगे के इनके फर्दर प्लान्स थे ये बहुत बुरी तरह से फेल होते हैं। वापस जब ये आ रहे होते हैं अपनी फील्ड एक्सपीडिशन से, तो जिन राजाओं को पहले इन्हें डिफीट किया होता है, जिन राजाओं को ऑलरेडी यही लोग पहले डिफीट करके गए होते हैं हिल राजाओं को, वो हिल राजा ही इनके अगेंस्ट दोबारा से रिबेलियन कर देते हैं एंड इन्हें डेसिमेट कर देते हैं। तो मिलिटरीली भी काफ़ी लाइक यहाँ पर एम्बेरसमेंट हुई सुल्तान को। तो ये जो 5 गलतियाँ ये आप ध्यान में रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के 5 ब्लंडर्स, दैट इज़ व्हाई ही इज़ नोन इन इंडियन हिस्ट्री एज हाफ मैड। नेक्स्ट जो हमने इसका एस्पेक्ट डिस्कस करना है वो है रिबेलियंस इन द लेटर हाफ ऑफ हिज रेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का पीरियड मार्क करता है पीक ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड लेकिन इट ऑल्सो मार्क्स द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। पॉपुलर रिबेलियंस हो रही थी, लोकल रिबेलियंस हो रही थी, मिलिट्री थोड़ी सी लाइक हताश हो रही थी बिकॉज ऑफ द डिफीट्स एट सर्टेन पॉइंट्स, जैसे कराची एक्सपीडिशन हो गई। एट द सेम टाइम जो गवर्नर्स थे, रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग लाइक द लेटर हाफ ऑफ हिज रेन। स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गए थे लेकिन लेटर हाफ में तो बहुत ज़्यादा ये टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है। इन रिबेलियंस की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक का जो लास्ट के 10-12 साल है वो बस भटकते भटकते ही गुजरते हैं। कभी सिंध में रिबेलियन होगी, मोहम्मद बिन तुगलक वहाँ जा रहा है उसको सप्रेस करने के लिए। गुजरात में रिबेलियन हो गई, वहाँ जा रहा है उसको सप्रेस करने के लिए। तेलंगाना में रिबेलियन हो गई, वहाँ जा रहा है सप्रेस करने के लिए। बंगाल में रिबेलियन होगी, वहाँ जा रहा है सप्रेस करने के लिए। मदुराई में रिबेलियन हो गई, वहाँ जा रहा है सप्रेस करने के लिए। कर्नाटका में रिबेलियन हो गई, वहाँ जा रहा है सप्रेस करने के लिए। तो लास्ट के जो 10-12 साल ऑफ हिज रीन है, रादर ज़्यादा ही 15 साल ऑफ हिज रीन है, वो तो रिबेलियंस को सप्रेस करने में ही निकल जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो किंगडम्स इस इंडिपेंडेंट होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, उनका आप नाम याद रखेंगे। मेवाड़, विजयनगर, बहमनी किंगडम एंड माबार सल्तनत। माबार के लिए हम कॉमन वर्ड यूज़ कर देते हैं मदुराई, लेकिन कंटेम्प्रेरी जो इस्लामिक सोर्सेज है वो वर्ड यूज़ करते हैं माबार। तो माबार सल्तनत, बहमनी किंगडम, विजयनगर अंपायर, मेवाड़ किंगडम। आगे इन राजाओं के नाम आप याद रखना। मेवाड़ का इंडिपेंडेंट स्टेटस किसने रिस्टोर किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर कब्जा कर लिया था, अपने बेटे खिजर खान को दे दिया था। काफ़ी टाइम तक जो दिल्ली का कंट्रोल रहता है मेवाड़ के ऊपर। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मेवाड़ के राजपूत रूलर होते हैं राणा हमीर। ये मेवाड़ को फिर से इंडिपेंडेंट कर देते हैं, बोल देते हैं दिल्ली से हम आज से आज़ाद हैं। उसके बाद मतलब वो जो पूरा सिसोदिया क्लैन है, महाराणा प्रताप वाला जो क्लैन है, वो इनसे स्टार्ट होता है। वो लाइन ऑफ महाराणाज एंड राणा स्टार्ट हो जाती है जो मेवाड़ में रूल करते हैं। विजयनगर किंगडम हिंदू किंगडम की इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। 2 भाई होते हैं संगम ब्रदर्स, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर 1 एंड बुक्का, ये 2 भाई होते हैं संगम डायनेस्टी के, संगम ब्रदर्स होते हैं। ये कर्नाटका वाले रीजन में, प्रेजेंट डे जो कर्नाटका वाला रीजन है, विजयनगर, हेलीबिड वहाँ पे जगह है, वहाँ पर ये हेलीबिड बोल रहा हूँ, हम्पी, प्रेजेंट डे हम्पी है कर्नाटका में। उसका पुराना नाम था विजयनगर। वहाँ पर विजयनगर अंपायर की फाउंडेशन रखी जाती है बाय हरिहर एंड बुक्का। दक्कन में, अगर कर्नाटका में ये विजयनगर किंगडम था तो ऊपर महाराष्ट्र वाले रीजन में बहमनी किंगडम था। दिस वाज अ मुस्लिम किंगडम, बहमनी किंगडम, विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय हसन गंगू बहमन शाह। मदुराई सल्तनत, ये नाम से ही सल्तनत है तो इस्लामिक किंगडम ही होगा, अंडर जलालुद्दीन एहसान खान। ये 4 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स हैं, आप ध्यान में रखेंगे, जो मोहम्मद बिन तुगलक की लाइफ टाइम में ही इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं एंड एग्जिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक वो सक्सीडेड बाय हिज कज़न / अडॉप्टेड सन फिरोज तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ कैसे हुई? रिबेलियंस को सप्रेस करते भटक रहे थे, कभी यहाँ से वहाँ, इट ऑब्वियसली अफेक्टेड हिज हेल्थ। तो 1351 में
थट्टा सिंध में एक जगह है, वहाँ पर रिबेलियन सप्रेस कर रहे थे, वहीं पे सप्रेस करते करते उनकी डेथ हो जाती है। उनके अडॉप्टेड सन होते हैं, मतलब कज़न होते हैं अदरवाइज तो, लेकिन उन्होंने रेस किया होता है अपने बेटे की तरह, उनका अपना कोई बेटा नहीं होता, तो उन्होंने अपने कज़न को ही अपने बेटे की तरह रेस किया होता है। ये गद्दी पे बैठते हैं फिरोज तुगलक। इन फैक्ट फिरोज तुगलक वॉज chosen as a सुल्तान बाय नोबल्स। नोबल्स आम सहमति से बोलते हैं कि आपको बेटे की तरह ही रेस किया है तो आप गद्दी पे बैठ जाओ, लेकिन दिस वॉज अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन फॉर फिरोज तुगलक। बहुत नाजुक सी सिचुएशन थी फिरोज तुगलक के लिए। क्यों? बिकॉज उसकी जो मदर थी, शी वॉज अ कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम। शी वॉज ओरिजिनली हिंदू एंड मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उन्होंने इस्लाम कबूल किया होता है, तो इस्लाम में कन्वर्जन की होती है, तो उसकी मदर एक कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम थी। इन दोनों पॉइंट्स की वजह से फिरोज तुगलक की सिचुएशन थोड़ी सी मतलब नाजुक थी कि किस तरह से अब दबदबा बनाया जाए एडमिनिस्ट्रेशन में। एक तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कैपेबल मिलिट्री कमांडर था जिसकी वजह से मैंने अपने बलबूते पे ये सल्तनत हासिल की है अलाउद्दीन खिलजी की तरह या मोहम्मद बिन तुगलक की तरह। रादर ये तो नोबल्स ने बोला कि भाई चल तुझे ही बेटे की तरह रेस किया, तू गद्दी पे बैठ जा। इन नोबल्स को अब खुश भी करना पड़ेगा। दूसरा, अब मेरी मदर क्योंकि एक कन्वर्टेड इंडियन मुस्लिम है, तो जो ट्रेडिशनल रूलिंग एलीट है, मुस्लिम रिलीजियस एलीट है, उलेमा जिसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, कहीं भी उलेमा वर्ड आता है तो ये मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। द रिलीजियस एलीट ऑफ द मुस्लिम्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है उलेमा। यूजुअली उलेमा की एडवाइस ली जाती थी। उलेमा चाहे वो मतलब खुद से भी वो एडवाइस दे देते हैं कि सरकार को ऐसे करना चाहिए, ये तो स्टेप सरकार का गलत है, शरिया के हिसाब से ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। तो उलेमा वर यूबिक्विटस इन द कोर्ट। उनकी बात मानी जाती थी या नहीं मानी जाती थी, ये अलग बात है। जो स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे वो उलेमा की बात डिसरिगार्ड कर देते थे अगर उन्हें लगता था कि यार प्रैक्टिकली इनकी बात कोई सेंस नहीं बना रही है। जैसे मैंने आपको अलाउद्दीन खिलजी का इल्तमिश का एग्जांपल दिया था, जब उलेमा इसके पास आते हैं कि यार तू इंडियंस को या तो इस्लाम कबूल करने के लिए बोल या फिर उन्हें डेथ की ऑप्शन दे दे, तो इल्तमिश ने भगा ही दिया था उन लोगों को, यार क्या तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता इंडिया में। हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, उसने पब्लिकली बोला कि यार स्टेट इन इंडिया कैन नॉट बी टोटली इस्लामिक। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने तो वैसे ही उलेमा को टोटली डिसरिगार्ड ही किया। वो तो अपने आप को ही कैलिफ से कम नहीं समझता था। जो अलाउद्दीन खिलजी का सक्सेसर था उसके बारे में, हाँ भाई, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। एक फैक्ट मैं बताना भूल गया था, ध्यान में रखना है। द ओनली सुल्तान जिसने खुद को ही कैलिफ घोषित कर दिया कि यार कैलिफ कुलिफ होएगा अपने घर पे। यहाँ इंडिया में कौन कैलिफ है? मैं। वो कौन है? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सक्सेसर था। प्रैक्टिकली तो अलाउद्दीन खिलजी भी इसी प्लेन पे था कि भाई कैलिफ कुलिफ होंगे अपने घर, अपने को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसने अपने आप को कैलिफ घोषित नहीं किया। वो मानता था लेकिन मतलब ऐसा उसने पब्लिकली डिक्लेयर नहीं किया। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने तो पब्लिकली डिक्लेयर भी कर दिया, हालांकि वो इतना पावरफुल था भी नहीं, पर फिर भी फीलिंग में उसने डिक्लेयर कर दिया भाई मैं ही कैलिफ हूँ। ये कोई अब्बासिद कैलिफ को मैं मानता नहीं हूँ कि कोई बंदा है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। तो उलेमा वर ऑलवेज देयर। स्ट्रॉन्ग सुल्तान्स उलेमा को इग्नोर करते रहे हैं, जो कि इतनी सारी एग्जाम्पल से हम बता सकते हैं। लेकिन फिरोज तुगलक कुड नॉट बी दैट पर्सन कि जो उलेमा को आउटराइटली उनकी एडवाइस को डिसरिगार्ड करते, क्योंकि वो सवाल उठाना स्टार्ट कर देते हैं कि ये एक ऐसा बंदा जिसकी मदर कुछ टाइम पहले तक हिंदू थी, क्या ये इस्लाम के इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकेगा? क्या इसे इस्लामिक रूलर का स्टेटस मिलना भी चाहिए? क्या ये इस्लाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगा? तो हमेशा इसके ऊपर एक सवालिया निशान बना रहता था कि क्या तू सच्चा मुस्लिम है? तो इसे इन कारणों की वजह से कभी नोबल्स को खुश करना पड़ रहा है, कभी उलेमा को खुश करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ इसकी पॉलिसीज़ में भी झलकती है। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी
कंजर्वेटिव पॉलिसीज़, थोड़ी सी लाइक रिलीजियस कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ इसकी रीन में हमें झलकती हैं, दिखती हैं। नोबल्स को खुश करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेता है, जैसे कि लाइक विल डिस्कस आगे कि इसके टाइम पे कंजर्वेटिव रिलीजियस पॉलिसीज आई। किस तरह की कंजर्वेटिव रिलीजियस पॉलिसी? स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया, इस्लामिक लॉ की स्ट्रिक्ट लाइक इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी। ओपन वायलेशंस ऑफ शरिया बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं की जाएंगी। शरिया में जो टैक्सेस बोले गए हैं, जिस परसेंटेज पे बोले गए हैं, उसी परसेंटेज पे टैक्सेस इम्पोज किए जाएंगे। अब ढेरों सारे रूलर्स ने टैक्सेशन सिस्टम अपने हिसाब से सेट किया हुआ था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के केस में हमने किया था कि उसने 2 नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस कर दिए, गड़ी चरी, हाउस टैक्स, टैक्स ऑन पैस्चर्स। फिर और भी जो टैक्सेस हैं सरकार अपने हिसाब से थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेती थी कि नॉन मुस्लिम्स दे वर सपोज टू पे जजिया, लेकिन जजिया वाज नॉट एक्सट्रैक्टेड एज अ सेपरेट टैक्स। यूजुअली जो लैंड टैक्स लिया जाता था वो मान लिया जाता था यार जजिया इसमें इंक्लूडेड ही है। ऐसा नहीं बोला जाता था कि आपने जीएसटी तो दे दिया है, अब ये इनकम टैक्स अलग से दो, कि आपने लैंड टैक्स तो दे दिया है, जजिया आप अलग से दो। ऐसा यूजुअली नहीं होता था। तो मतलब मान लेते थे यार कि ये जो लैंड टैक्स दे दिया है 1/3 वॉज दी स्टेट डिमांड, तो यार इस 1/3 में लैंड टैक्स भी इंक्लूडेड है, इनका जजिया भी इंक्लूडेड है। लेकिन अब फिरोज तुगलक ऐसा नहीं करता, रिलीजियसली कंजर्वेटिव पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करता है, स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ शरिया करता है। कह रहा है जी शरिया ने बोला है कि जजिया अलग से लेना है तो मतलब अलग से लेना है। एंड एक और भी लाइक मिडिवल टाइम्स में इन जनरली ये बात ट्रू रहेगी, चाहे मुगल्स हो, चाहे कोई और डायनेस्टी हो, चाहे दिल्ली सल्तनत की कोई भी डायनेस्टी हो, जो इलीट्स होते हैं उनके ऊपर कम टैक्स इम्पोज किया जाता है। जो आम जनता है, जो आम आदमी है, मैंगो मैन है, उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया जाता है। जो हम नॉर्मल बात बोलते हैं कि 1/3 वॉज द स्टेट डिमांड, कि आम बंदे के लिए 1/3 वॉज द स्टेट डिमांड। बंदा जितना इलीट होगा उतना ही उसका टैक्स कम हो जाएगा। ये चीज़ थोड़ी सी हमने हल्की सी डिस्कस की थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। जो खूत थे, मुकद्दम थे, चौधरीज थे, कौन थे ये लोग? ये रूरल सोसाइटी के सोशल इलीट्स थे। कोई गांव का सरपंच है, कोई लाइक 100 गांवों का एक सिंगल चौधरी है अपने इलाके में, भाई ये लोकल रूरल इलीट्स थे। इनके ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अदरवाइज दे वर सपोज टू पे लेस टैक्स, मतलब दे वर नॉट सपोज टू पे रादर एनी टैक्स। इनफैक्ट इन्हें तो हिस्सा मिलता था टैक्स में से। अलाउद्दीन खिलजी ने रूरल एलिट्स को मजबूर किया भी यार तुम लाइक चौधरी होके एहसान थोड़ी कर रहे हो हमारे ऊपर, तुम्हें भी टैक्स देना पड़ेगा। तो एक अलाउद्दीन खिलजी की एग्जांपल है। ये एक तरह के एलिट्स थे। दूसरे तरह के एलिट्स हम बोल सकते हैं सोशल हायरार्की में, वरन बेस्ड हायरार्की में, ब्राह्मण्स को यूजुअली जजिया से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता था। ट्रेडिशनल हिंदू सोसाइटी के रिलीजियस एलिट्स हैं ब्राह्मण्स, तो उनके ऊपर जजिया नहीं लगाया जाता था, जजिया नहीं इम्पोज किया जाता था। तो मतलब वो जो 1/3 वॉज दी स्टेट डिमांड है, उसका थोड़ा सा कंसेशनल रेट, कुछ कंसेशनल रूप में ब्राह्मण से एक्सट्रैक्ट किया जाता था। सेपरेट टैक्स तो था ही नहीं। अब लेकिन फिरोज तुगलक क्या करेगा? ब्राह्मण्स के ऊपर अलग से जजिया इंपोज करेगा। भाई तुम भी सेपरेटली जजिया दोगे, तुम क्या हो गया, एलीट्स लूट्स कोई नहीं होते हैं, इस्लामिक लाइक रूलर हूँ मैं, तो लाइक आपको शरिया के हिसाब से टैक्स देना होता है। ये आपका लैंड टैक्स है, ये आपका जजिया, तो दोनों टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। तो टैक्सेशन सिस्टम स्ट्रिक्टली अलाइंड विद शरिया इसने इंट्रोड्यूस कर दिया था। और भी जैसे नोबल्स को खुश करने के लिए ये क्या करता है, हमारा इक्तादारी सिस्टम हेरिडिटरी कर देता है कि जी जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट हैं, इनफैक्ट जो भी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की भी जो पोस्ट हैं, वो सारी हेरिडिटरी होंगी। अगर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी पोस्ट के ऊपर हूँ तो मेरा बेटा, मेरी डेथ के बाद मेरा बेटा फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही उसी पोस्ट के ऊपर लग जाएगा। अगर मैं आर्मी कमांडर हूँ, कैवेलरी का कमांडर हूँ, तो मेरा बेटा भी कैवेलरी का कमांडर बन जाएगा। अगर मैं फौजी हूँ तो मेरा बेटा भी लाइक फौजी बन जाएगा, इन्फेंट्री वाला फौजी बन जाएगा। तो इस तरह से तो हेरिडिटरी एलिमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से वो इनको खुश करने की कोशिश करता है। इक्तादारी सिस्टम वॉज मेड हेरिडिटरी, कि अगर मेरे पास कोई XYZ इक्ता है
तो मेरा बेटा उस इक्ता को इनहेरिट कर लेगा। व्हाट वाज द होल पॉइंट ऑफ ट्रांसफरिंग इक्तास, कि भाई एक इक्तादार एक जगह पे जमा ना रहे, 2 साल यहाँ रहेगा, जब तक वो टैक्स टुक्स कलेक्ट करेगा उसकी ट्रांसफ़र करके उसे दूसरी जगह भेज दिया जाएगा। अगर आपने एक इक्तादार को ही आपने एक जगह पे स्टेशन नहीं कर दिया, उसके लाइक आने वाली जनरेशन्स को भी उसी इक्ता पे उसी जगह पे आपने स्टेशनरी बना दिया, तो भाई वो तो लाइक उसका तो एक इंडिपेंडेंट राजपाट सा ही बन जाएगा। वही हुआ, लोकल रिबेलियंस होनी स्टार्ट होगी, जो इसके कमांडर्स थे, जो इसके गवर्नर्स वगैरह थे, उन्होंने इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करना स्टार्ट कर दी। तो जो डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से स्टार्ट होता है, वो फिरोज तुगलक के टाइम में और ज़्यादा एग्रावेट हो जाता है, और ज़्यादा रिबेलियन स्टार्ट हो जाती हैं, और ज़्यादा रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, छोटे छोटे लाइक किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर रिलीजियस कंजर्वेटिव पॉलिसीज़ में आप एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि ये मंसूर लेता है अब्बासिद कैलिफ इन कायरो से। हमने इल्तमिश के केस में देखा था कि उसने मंसूर हासिल किया है अब्बासिद कैलिफ से। उन ज़मानों में अब्बासिद कैलिफेट वॉज बेस्ड इन बगदाद। फिर चंगेज़ खान आता है, फिर चंगेज़ खान के सक्सेसर मंगोल्स आते हैं। मंगोल्स 1258 में बगदाद के ऊपर फतेह हासिल कर लेते हैं, बगदाद को लाइक रैंसैक कर देते हैं, जला देते हैं, अब्बासिद कैलिफेट को डिफीट कर देते हैं। जो कैलिफ है वो भाग के चला जाता है कायरो, इजिप्ट में, इजिप्ट की कैपिटल थी उस ज़माने में कायरो। उसके बाद जो है कायरो में डायनेस्टी तो रूल कर रही थी मामलूक डायनेस्टी, मेंटोस दिमाग की बत्ती चली, मामलूक डायनेस्टी। ये तो यार हमारे थी, स्लेव डायनेस्टी का नाम नहीं मामलूक डायनेस्टी, वो इंडिया के मामलूक्स थे। इजिप्ट में भी इस टाइम पे मतलब 13th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, अब्बासिद कैलिफ्स के ही मामलूक्स थे, अब्बासिद डायनेस्टी के ही स्लेव्स थे, अब्बासिद रूलर्स के ही स्लेव्स थे, मामलूक्स थे, जो इजिप्ट में कमांडर्स अपॉइंट किए हुए थे, अमीर्स अपॉइंट किए हुए थे। इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी हुई थी प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि हम ही सुल्तान हैं यार। तो इजिप्ट में भी एक मामलूक डायनेस्टी थी। तो अदरवाइज तो इजिप्ट में मामलूक सुल्तान्स रूल कर रहे थे उन ज़मानों में। लेकिन जब बगदाद वॉज कैप्चर्ड बाय मंगोल्स, तो जो अब्बासिद कैलिफ्स थे वो भाग के चले जाते हैं कायरो। तो जो वहाँ पर मामलूक सुल्तान होते हैं वो कहते हैं कि चल कैलिफ तू हमारे पास रह ले, टेंशन ना ले। अब्बासिद कैलिफ अब कायरो में रह रहा है, बगदाद में रहने के बजाय कायरो में रह रहा है, लेकिन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ममलूक डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट। वो गुस्सा करके क्या? अंडर ममलूक डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट। अब ममलूक्स ने कैलिफ का ऑफिस ख़त्म ही क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि भाई कैलिफ के ऑफिस की एक सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस है। हमने तो लाइक स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किया था कि कैलिफेट चाहे कमज़ोर हो गई हो, चाहे जो सुल्तान्स हैं वो अपने मिलिट्री बलबूते पे इंडिपेंडेंस घोषित कर रहे हों, लेकिन फिर भी वो एक फॉर्मेलिटी सी रखते थे कि यार कैलिफ हमारा पॉलिटिकल हेड है, हमें कैलिफ अगर रिकॉग्नाइज कर ले, अगर हम कैलिफ से रिकॉग्निशन सीख कर ले तो लोगों में एक लेजिटिमेसी सी बन जाती है। तो उस चीज़ की, उसी ट्रेडिशन को आगे कंटिन्यू करने के चक्कर में वो अब्बासिद कैलिफेट अबेंडन नहीं करते हैं, अबॉलिश नहीं करते हैं, वो कैलिफ को अपनी प्रोटेक्शन में कायरो में रख लेते हैं। तो मामलूक डायनेस्टी चल रही है जो एक्चुअली मैटर्स को कंट्रोल कर रही है, एक सिंबॉलिक कैलिफ भी चल रहा है अब्बासिद डायनेस्टी का। ये सिस्टम चलेगा, जस्ट आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं डिटूर ले रहा हूँ, थोड़ा सा भटक रहा हूँ अपने उससे। ये सिस्टम चलेगा 1517 तक, बहुत जंप ले लिया। 1258 से 1517 तक ये सिस्टम चलेगा कि कैलिफ बैठा हुआ है कायरो में, किसकी प्रोटेक्शन में? मामलूक डायनेस्टी की प्रोटेक्शन में। फिर 1517 में क्या होएगा? मामलूक डायनेस्टी वुड बी डिफीटेड बाय ऑटोमन डायनेस्टी, टर्की। ऑटोमन एम्पायर भी बोला जाता था टर्की को मेडिवल टाइम्स में। तो टर्किश एम्पायर एक्सपैंड करता करता बड़ा होता होता
इतना बड़ा हो जाता है, इतना पावरफुल हो जाता है कि ममलूक डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट को हरा देता है। ऑटोमन टर्की ममलूक डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट को हरा देता है 1517 में, 1517 में। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो अब्बासिद कैलिफेट है उसे अबॉलिश कर दिया जाता है। भाई आज से अब्बासिद कैलिफेट का सिस्टम होता है ख़त्म। जो कैलिफ था, लास्ट कैलिफ था, उसे मजबूर कर दिया जाता है कि वो जो कैलिफ का ऑफिस है, कैलिफ का रोब रुतबा है, जो लाइक इंसिग्निया होता है, वो सारा ट्रांसफ़र कर दिया जाए ऑटोमन सुल्तान को। टर्की का जो रूलर था उसके बाद से वही खलीफा का स्टेटस भी होल्ड करता है। वो टर्की का सुल्तान भी है, टर्की का रूलर भी है, वो खलीफा भी है। दैट वुड बी 1517 ऑनवर्ड्स। आप इस चीज़ को रिलेट करना, हम मॉडर्न हिस्ट्री में खिलाफत मूवमेंट करेंगे तो उस टाइम पे मैं इसी चीज़ का दोबारा रेफरेंस लूँगा कि टर्की के सुल्तान को ढंग से ट्रीट नहीं किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, इसलिए पूरी दुनिया के मुस्लिम्स एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करते हैं कि भाई हमारे खलीफा को रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए, ऐसे तुम अच्छा नहीं कर रहे हो हमारे खलीफा के साथ। तो टर्की का सुल्तान खलीफा कैसे बना? इस तरह से बना। लेकिन वापस आते हैं अपने मुद्दे पे, फिरोज तुगलक क्यों? क्योंकि ये साबित करना था यार मैं कोई ऐसे लाइक तुम मेरे को कम छोटा मुस्लिम ना समझो, मैं प्रॉपर लाइक एक जैसा रिलीजियसली माइंडेड मुस्लिम होना चाहिए, मैं प्रॉपर लाइक फुल फ्लेज्ड मुस्लिम हूँ यार। मैंने तो देखो मंसूर भी हासिल किया है अब्बासिद कैलिफ से, तो मैं तो लीगल रूलर ऑफ हिंदुस्तान हूँ। उससे पहले इल्तुमिश ने मंसूर हासिल किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने मंसूर हासिल किया एंड फिरोज तुगलक ने मंसूर हासिल किया। सिर्फ 3 ही ऐसे दिल्ली सुल्तान्स हैं जिन्होंने कैलिफ से, खलीफा से मंसूर हासिल किया, सिर्फ 3। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट्स जो हमने डिस्कस किया, ही कुड नॉट अरेस्ट द प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से स्टार्ट होता है। इसके टाइम पे फर्दर वो प्रोसेस और ज़्यादा इनफैक्ट सीवियर हो जाता है। हेरिडिटरी सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश कर देता है। 2 ये नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट करता है एडमिनिस्ट्रेशन में। आप इसके ये 2 चीज़ें ध्यान में रखेंगे। दीवाने खैरात, हमने ना जब 5 बेसिक टेनेट्स ऑफ इस्लाम किए थे उसमें एक टेनेट था ज़कात। 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम किए थे, चैरिटी, गिविंग आर्म्स टू द पुअर एंड द नीडी। ये एक लाइक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक मुस्लिम होने की कि आपको यह ज़कात करनी है, आपको चैरिटी करनी है, आपको कुछ दान में देना है, आर्म्स वगैरह आपने देने हैं जो पुअर हैं, जो नीडी हैं उनको। उसके लिए कहता है कि यार मैं एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अब एज रूलर मेरा भी तो कोई ज़कात करना बनता है। पीपल वर सपोज टू पे ज़कात एज अ टैक्स, वो मैं एडमिनिस्ट्रेशन वाली क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट एज रूलर, एज सुल्तान, मेरा भी तो कोई लाइक फ़र्ज बनता है कि मैं चैरिटी करूँ, मैं लोगों की हेल्प करूँ जिनको ज़रूरत है। उसके लिए मैंने एक स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट किया है, दीवाने खैरात, चैरिटी। ये चीज़ मुझे खैरात में नहीं मिली, वो वाला चैरिटी का डिपार्टमेंट क्रिएट किया था, जो कि लाइक मुस्लिम गर्ल्स की, जो गरीब मुस्लिम गर्ल्स थी उनकी शादी करवाते थे, जिनको ज़रूरत थी उनको मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करते थे, ग्रेन्स वगैरह प्रोवाइड करते थे। इस तरह से मेडिकल असिस्टेंस के लिए एक चैरिटेबल हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया जाता है, दरुल शफा। ठीक है, एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटी का हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया जाता है टू हेल्प दी पुअर पीपल, गरीब लोगों की मेडिकल असिस्टेंस के लिए दरुल शफा क्रिएट किया जाता है। फिर ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्लेव्स। स्लेव्स का बहुत शौकीन था ये, तो मतलब कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस हमें बताते हैं इसके पास 1,80,000 स्लेव्स थे। इतने सारे स्लेव्स थे, एक अच्छे खासे कस्बे की इतनी पॉपुलेशन नहीं होती, 2 लाख के करीब। उतने तो उसके पर्सनल स्लेव्स थे कि लाइक उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी माने जाते थे इतने स्लेव्स। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लाइक कितना इसने स्लेवरी को प्रमोट किया। तो इनफैक्ट उनकी मैनेजमेंट के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, दीवाने बंदगनी, ताकि अपने स्लेव्स को ये मैनेज कर सके। ये इसका एक ऐसा स्टेप था जिसने आगे वाली जो इसके सक्सेसर्स हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट की।
पहले से ही हम देख रहे हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सल्तनत हो रही है, ऊपर से तूने भाई सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को हेरिडिटरी कर दिया है। फिर तेरे मरने के बाद ये जो तेरे स्लेव्स हैं ये किसी को चैन से थोड़ी जीने देंगे, ये बोलेंगे कि लाइक पावर हमारे पास होनी चाहिए। और जब ये जिंदा था इसने अपने फेवरेट स्लेव्स को इंपॉर्टेंट ऑफिसेस दिए हुए थे, किसी को मिलिट्री कमांडर बनाया हुआ था, किसी को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया हुआ था, किसी को कुछ, सब अच्छी पोस्ट पे लगाए हुए थे। इनमें से जो इंपॉर्टेंट है कुछ तो ऐसे ही होंगे, तो उनको ढंग की अच्छी पोस्ट पे लगाया हुआ था। उसकी डेथ हो जाती है, इसके जो सक्सेसर्स हैं थोड़ा पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाता है इसकी डेथ के बाद। वो इंस्टेबिलिटी का कारण ही ये होता है कि ये जो स्लेव्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन को ढंग से रन होने ही नहीं देते, क्योंकि इनका लगाव था फिरोज के साथ। फिरोज की होगी ये डेथ, अब हम किसी सुल्तान को सुल्तान ही नहीं मानते, हमारी मर्जी, हम तो ऐसा करेंगे या हम ऐसा नहीं करेंगे। तो उसने सल्तनत की प्रॉब्लम्स को बहुत और ज़्यादा एग्रेगुएट कर दिया। दीवाने बंद गनी, स्लेव्स ध्यान में रखेंगे आप। उसके बाद जैसे अभी मैं डिस्कस कर ही रहा था आपसे कि हर स्ट्रॉन्ग रूलर के बाद एक पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी आया। फिरोज तुगलक की डेथ के बाद फिर से एक पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी आता है जो कि कंटिन्यू करता है टिल द वेरी एंड ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। 1388 में फिरोज तुगलक की डेथ होती है, नेचुरल डेथ होती है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी खत्म होती है 1414 में। पूरा ये पीरियड है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का पीरियड है, सल्तनत कभी संभल ही नहीं पाती है। इसमें जो आप दो नाम आप लोगों को याद रखने हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक राजे चेंज होते हैं, आपको हर एक का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नसीरुद्दीन मोहम्मद जो 1390 में गद्दी पे बैठते हैं एंड 1398 तक कंटिन्यू करते हैं। 1398 में इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत लैंडमार्क सा इवेंट होता है, दैट इज तैमूर's इन्वेजन। तैमूर, अब ये तैमूर कौन था? ये सेंट्रल एशियन रूलर था। ट्रांसऑक्सेनिया मैंने आपको बताया था, मवा नहर वाला रीजन, अम्मू दरिया के पार वाला जो रीजन है मवा नहर, वहाँ का ये रूलर था तैमूर। बेसिकली ही बिलोंग फ्रॉम दैट रीजन। या कल की क्लास में की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था कि एक तो भाई पर्शिया में मंगोल्स थे जिनका क्या नाम था, इल खान, इल खानेट। एक सेंट्रल एशिया में मवा नहर वाले रीजन में मंगोल्स थे जिनका क्या नाम था, चगतायद्स, चगताई। तो जो सेंट्रल एशिया में जो मंगोल्स थे ये थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। इनफैक्ट जो मंगोल खान होता है, मंगोल खान या काहन, ये मतलब हम खान लिख देते हैं, मतलब दिस वुड बी बेटर स्पेलिंग्स। ये रूलर के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है मंगोलियन ट्रेडिशंस में, टर्किश ट्राइब वाली ट्रेडिशंस में। तो मंगोल खान की पोजीशन इतनी वीक हो गई थी कि वो एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से कर नहीं पा रहा था। तैमूर उसका मिलिट्री कमांडर था, मतलब ये अपने आप को अमीर बोलता था, अमीर तैमूर। अमीर वर्ड यूज़ किया जाता है मिलिट्री कमांडर के लिए अरबिक में, जैसे सुल्तान्स, गवर्नर्स हो गए, अमीर्स, मिलिट्री कमांडर्स। अपने आप को ये अमीर तैमूर बोलता था कि मैं कमांडर ऑफ चगतायद खान हूँ, मंगोल खान का मैं कमांडर हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या था, एक्चुअली मंगोल जो खान था, चगताई खान था, इसके पास कोई पावर नहीं थी। इसको रादर इसने हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ था। मलिक काफूर था ये, कि सुल्तान को तो हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, खुद सारी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में कर रहा था, मिलिट्री एक्सपीडिशंस कंट्रोल कर रहा था, स्टेट को तैमूर कंट्रोल कर रहा था। तो सेंट्रल एशिया वाले रीजन से स्टार्ट करके, अरल सी वाले, समरकंद वाले रीजन से स्टार्ट करके पर्शिया, टर्की, इराक, मेसोपोटामिया, सारा ये जो रीजन है, मतलब सीरिया से लेके इंडिया तक का जो सारा रीजन है, दिस एंटायर रीजन वॉज ब्रॉट इनटू हिज कंट्रोल बाय अमीर तैमूर। बहुत बड़ा इसने अपना एम्पायर बनाया था सेंट्रल एशिया में।
इंडिया फिर ये क्यों आता है? इसके भी कारण कुछ महमूद ऑफ गजनी की तरह ही होते हैं कि इंडिया में ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इस्टेब्लिशिंग अ डायनेस्टी, या इस तरफ एक्सपैंड करने का इसका कोई प्लान नहीं था। ये इस्लामिक रूलर्स को एक्सेप्ट फॉर दोज बेस्ड इन इंडिया या दिल्ली में, सेंट्रल एशिया में जितने भी इस्लामिक रूलर्स थे, पर्शिया में जितने भी इस्लामिक रूलर्स थे, उनको क्लैरिटी थी अगर हमें ग्लोरी चाहिए, अगर हमें यश चाहिए, अगर हमें लाइक वाह चाहिए, तो हमें उधर पर्शिया की तरफ एक्सपैंड करना है, इराक की तरफ एक्सपैंड करना है, एंड इफ़ पॉसिबल अरेबिया की तरफ एक्सपैंड करना है, मक्का मदीना की तरफ एक्सपैंड करना है। वहीं ग्लोरी है, वहीं हमें लाइक यश मिलेगा। इंडिया की तरफ इनका ज़्यादा ध्यान नहीं था, अनलेस लाइक अदर फैक्टर्स इन्हें मजबूर कर रहे हैं। तो ये इंडिया इन्वेड करता है 1398 में। इट वॉज बेसिकली अ प्लंडरिंग इन्वेजन कि यहाँ पर मैं अटैक करूँगा, बहुत सारा पैसा लूट के लेके आऊँगा, उसके बेसिस पे वो पैसा मैं एक्सपेंशंस में लगाऊँगा या फिर लेट्स से अपनी कैपिटल को ब्यूटीफाई करने के लिए लगाऊँगा। तो 1398 में आप याद रखेंगे तैमूर की इन्वेजन होती है। उस टाइम पे दिल्ली का सुल्तान कौन था? तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान थे नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो उसके बाद मतलब उनकी डेथ भी हो जाती है। बहुत ज़्यादा ब्लडशेड होता है, लाइक सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्लडीएस्ट इन्वेजन्स रही है इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। पूरे मिडिवल हिस्ट्री में जितनी भी हमारी इन्वेजन्स हुई हैं, बाहर से इन्वेडर्स आए हैं, सबसे ब्लडी इन्वेजन, सबसे खूंखार इन्वेजन, सबसे ज़्यादा डिवास्टेशन इस इन्वेजन में हुई है। बोलते हैं कि लाइक दिल्ली की पॉपुलेशन को इतना इसने मैसेकर किया, इतना इसने ब्लडशेड किया कि महीनों तक स्मेल आती रही रॉटन बॉडीज़ की, एंड दिल्ली एक घोस्ट टाउन बन गया। तुगलक डायनेस्टी वॉज सो वीकन्ड बाय दिस तैमूर्स इन्वेजन कि कभी ये रिकवर ही नहीं कर पाती है। दिल्ली मतलब दिल्ली में का जो रोब और रुतबा था, एक सिंबॉलिक सेंटर था पावर का, वो रोब रुतबा काफ़ी इफ़ेक्ट होता है बिकॉज ऑफ तैमूर्स इन्वेजन। माइनर रूलर्स आते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स वगैरह नहीं है आगे वाले पीरियड के। अल्टीमेटली 1414 में तुगलक डायनेस्टी ख़त्म होती है, नेक्स्ट डायनेस्टी स्टार्ट होती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर थे खिज़र खान। ये गद्दी पे कैसे बैठते हैं? एक्चुअली जब तैमूर वापस जाता है दिल्ली से, वो इन्वेड करके, प्लंडर करके, लूट करके वापस जा रहा होता है, तो पंजाब वाले रीजन में वो खिज़र खान को अपना गवर्नर अपॉइंट कर देता है। ही वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ पंजाब बाय तैमूर। वापस जाता कि चल तू मेरे बिहाफ पे पंजाब वाला रीजन कंट्रोल कर ले, अगर मुझे इन फ्यूचर दोबारा कोई इन्वेजन करनी हो तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। दूसरी कोई इन्वेजन होती नहीं है, लेकिन फिर भी वो पंजाब में अपना गवर्नर लगा जाता है। यही गवर्नर 1414 में दिल्ली के सुल्तान को डिफीट कर देता है एंड गद्दी पे बैठ जाता है। कह रहा है यार दिल्ली का सुल्तान मतलब कुछ कर तो रहा नहीं है तुगलक सुल्तान, तो मैं इसको डिफीट करके गद्दी पे ही बैठ जाता हूँ। क्या ये एज गवर्नर ऑफ पंजाब, क्या इसका जो डोमेन था, पंजाब वाला रीजन था, वो तैमूरिद एम्पायर का पार्ट था? नहीं, सच ऐसा कुछ नहीं था। इसने बस लाइक ही वॉज सपोज टू बी अ ट्राइब्यूटरी रूलर कि चल यार तू मेरी बात मान लियो, आगे मेरे को इधर अगर कुछ करना होगा, अगर कोई इन्वेजन करनी होगी तो मेरी हेल्प कर दियो। एज सच मुझे पंजाब अनेक्स नहीं करना है अपने एम्पायर में, बहुत दूर है एंड हिंदू कुश माउंटेन्स क्रॉस करने पड़ते हैं, ये कोई मेरे एम्पायर का पार्ट नहीं है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब एज अ बेस ये दिल्ली के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लेता है। लेकिन ये इतना कमज़ोर रूलर होता है कि ये सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट नहीं करता। ही डिड नॉट इवन अडॉप्ट द टाइटल ऑफ सुल्तान। ये अपने आप को बोलते हैं रियायत आला, मतलब एक इसने नया सा टाइटल बना दिया कि सारी आला का रियायत हूँ मैं। तो आप ये आपके इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन से सुल्तान का टाइटल था रियायत आला? खिज़र खान, फर्स्ट सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी, दैट इज़ द आंसर। इन फैक्ट हम ना जैसे सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंट सॉवरेन पावर की बात करते हैं, इस्लामिक वर्ल्ड में दो ऐसे निशान हैं, जो ऐसे सिंबल्स हैं जिन्हें सोवरेनिटी के साथ एसोसिएट किया जाता है। एक तो है खुतबा, एक है सिक्का। खुतबा इज
फ्राइडे प्रेयर्स, जो फ्राइडे की जमुआ की जो प्रेयर्स होती हैं, फ्राइडे नून प्रेयर्स होती हैं, उसमें जब इमाम साहब बोलते हैं, सरमन्स अपना प्रीच करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले बोला जाता है कि किस मुस्लिम रूलर, किस के डोमेन में ये नमाज पढ़ी जा रही है, रूलर कौन है। तो खुतबा में किसका नाम बोला जा रहा है, किसके रूलर, कौन से रूलर का नाम बोला जा रहा है। दूसरा है जो मोर ऑब्वियस है, सिक्का, कॉइन किसके नाम का छापा गया है। ये क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा छापा गया कॉइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा छापा गया कॉइन है, मुगल रूलर जहांगीर द्वारा छापा गया कॉइन है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा छापा गया कॉइन है, मिंट किया गया कॉइन है। तो कॉइन के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है। ये जनाब ना अपने नाम का खुतबा पढ़ाया इन्होंने, ना अपने नाम का सिक्का इशू करवाया इन्होंने। जब ये गवर्नर ऑफ पंजाब थे, तैमूर जिंदा था, तो ये तैमूर के नाम का खुतबा पढ़ाते थे, तैमूर के नाम का ही सिक्का मिंट करवाते थे। जब तैमूर की डेथ हो जाती है, ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन शाहरुख खान, नाम तो सुना होगा। तैमूर की डेथ के बाद ये शाहरुख खान के नाम का सिक्का बनवाते हैं, शाहरुख खान का नाम खुतबा में रीड करवाते हैं, खुतबा में पढ़वाते हैं। तो मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी नहीं थी, दो इसके वीक सक्सेसर्स रहे हैं। लास्ट जो इनके इंपॉर्टेंट रूलर हैं वो हैं अलाउद्दीन आलम शाह, बस इसका आप नाम याद रख सकते हैं, ये भी खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इग्नोर भी कर दो। अलाउद्दीन आलम शाह वॉज द लास्ट रूलर। मतलब ये नाम इनका मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी लास्ट वाली स्टोरी इंपॉर्टेंट है। ही वाज सो वीक कि यार ये मेरे को तो स्टेट में कुछ रखा ही नहीं है, ना स्टेट में मेरा कोई कंट्रोल है। ही हैंडेड ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन टू हिज मिलिट्री कमांडर बहलूल लोदी। बहलूल लोदी इसका एक नोबल होता है, अफगान नोबल होता है, उसको ये एडमिनिस्ट्रेशन हैंड ओवर करके, यार दुनिया का राजपाट ये तू संभाल ले, मेरे लिए ये सब नहीं बना है, मैं तो रिटायर कर रहा हूँ, मैं अपनी बढ़िया रिटायरमेंट वाली लाइफ जीना चाहता हूँ, पैसा मेरे पास बहुत है, बस मेरे को तंग ना करियो, मैं तेरे को खुशी खुशी अपना राजपाट दे के जा रहा हूँ। बस ऐसा नहीं है कि जैसे पुराने राजाओं की हमारी हिस्ट्री रही है कि कोई किसी को असैसिनेट कर देता है, कोई किसी को असैसिनेट कर देता है। मेरे को सुकून भरी, चैन भरी ज़िंदगी चाहिए, रिटायरमेंट वाली लाइफ चाहिए, राजपाट तू संभाल ले। तो इस तरह से नेक्स्ट डायनेस्टी कम्स टू पावर, दैट इज द लोदी डायनेस्टी। First thing that you should know about the Lodi dynasty was that it was the first Afghan dynasty. टर्क्स थे, स्लेव डायनेस्टी वाले टर्क्स थे, खलजीज टर्को अफगान्स थे, मिक्स्ड टर्किश एंड अफगान डिसेंट के थे। फिर तुगलक्स, दे वर ऑल्सो टर्क्स, सैयद्स, दे वर ऑल्सो टर्क्स। यहाँ पर लोदीज, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी। दो अफगान डायनेस्टीज आप ध्यान में रखेंगे, एक लोदी डायनेस्टी है, दूसरी सुर डायनेस्टी है। शेरशाह सूरी का तो नाम सुना होगा, जिसने जीटी रोड बनाई है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई है, पढ़ेंगे उसके बारे में आगे। सुर डायनेस्टी वाज आल्सो अ अफगान डायनेस्टी, शेरशाह सूरी वाज एन अफगान। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फाउंडर थे इसके बहलूल लोदी। अब यहाँ पर लोधी पॉलिटी के बारे में आपने एक चीज़ समझनी है, वो क्या कि When I say कि दिस वॉज एन अफगान डायनेस्टी, अब आपको मैं बोलता हूँ यार कोई बंदा अफगान है, मतलब अफगानिस्तान के आप प्रेजेंट रीजन को भी देख लो, या इसकी थोड़ी सी रिसेंट मॉडर्न हिस्ट्री को देख लो, या इम्पीरियलिज्म के टाइम की हिस्ट्री को देख लो, या जब जो भी आपको अफगानिस्तान के बारे में पढ़ा है, लाइक फ्रॉम विच एवर टाइम यू नो अबाउट अफगानिस्तान टू प्रेजेंट, क्या आता है आपके दिमाग में, किस तरह की पॉलिटी आपकी आती है ध्यान में। मतलब क्यों अफगानिस्तान आज की डेट में एक कंसोलिडेटेड सी सिंगल पावरफुल स्टेट नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है द वेरी नेचर ऑफ द अफगान पीपल। थ्रू आउट हिस्ट्री, ये आज की बात नहीं है, थ्रू आउट हिस्ट्री अफगान्स कभी भी, मतलब बहुत रेयरली हुआ है कि एक सिंगल रूलर, एक सिंगल पावर के अंडर ये यूनाइट हुए हों एंड इन्होंने एज नेशन कुछ बहुत बड़ा अचीव किया हो। क्योंकि एक सिंगल बंदे, एक सिंगल पर्सन की कमांड में, एक सिंगल पावर की कमांड में यूनाइट होना, दिस थिंग हिस्टोरिकली स्पीकिंग, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स लाइक, मैं किसी की नेचर के ऊपर नहीं कमेंट कर रहा, बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग ऐसा कभी हुआ नहीं है कि लाइक एक सिंगल पावर के अंडर ये लाइक यूनाइट हुए हैं एंड इन्होंने कुछ किया है। थोड़े से इंडिपेंडेंट माइंडेड लोग हैं,
बिकॉज ऑफ द पेक्यूलियर टोपोग्राफी ऑफ द रीजन, जो जोग्राफी ऑफ द रीजन है उसकी वजह से हार्ड लाइक वहाँ का टेरेन है, हार्डशिप्स फेस करते हैं लोग, तो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट माइंडेड से लोग हैं, किसी के कंट्रोल में रहना इन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। तो लाइक डिफरेंट इनके ग्रुप्स बने होते हैं, डिफरेंट इनकी ट्राइब्स हैं, जो एक ट्राइब दूसरी ट्राइब की बात नहीं मानती है, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप की बात नहीं मानता है, एक क्लैन दूसरे क्लैन से लड़ता रहता है, एंड ये लाइक क्लैन्स दर क्लैन्स की दुश्मनी है वो चलती रहती है। कोई किसी के लाइक अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझता, अपने आप को ऐसा नहीं मानता कि यार ये सीनियर है, मैं जूनियर हूँ, मैं ये सुपीरियर है, मैं इन्फीरियर हूँ। मतलब थोड़ी सी ऐसे इंडिपेंडेंस सी इनके मतलब पॉलिटी में इन जनरल एक्सपीरियंस की गई है हिस्टोरिकली स्पीकिंग। तो उसकी वजह से क्या है कि पॉलिटिकली स्पीकिंग एक डिसइंटीग्रेटिव टेंडेंसी सी हमेशा ही नोटिस की गई है अफगानिस्तान की पॉलिटी में। जो प्योर अफगान्स हैं, जो हमने घुर किया था, घुरिद अम्पायर किया था, गजनैविड अम्पायर किया था, बेस्ड इन गजनी, बेस्ड इन घुर, ये टर्किश किंगडम्स थे, ये टर्किश अम्पायर्स थे, ये बेस्ड इन प्रेजेंट डे अफगानिस्तान थे। लेकिन कौन रूलर्स थे इनके? मोहम्मद गौरी कौन था? ही वॉज अ टर्किश रूलर। महमूद ऑफ गजनी कौन था? ही वॉज अ टर्किश रूलर, अफगान नहीं था ये। अफगान्स के केस में एक डिसइंटीग्रेटिव टेंडेंसी एक्सपीरियंस की जाती है। उसकी वजह से ये जो अम्पायर भी इस्टेब्लिश किया इन्होंने, लोधी सल्तनत इस्टेब्लिश की, लोधी डायनेस्टी का जो रूल इस्टेब्लिश हुआ, ये उस तरह का रूल नहीं था जैसा अलाउद्दीन खिलजी का रूल था, जैसा मोहम्मद बिन तुगलक का रूल था, जैसा इल्तुतमिश या बलबन का रूल था। ये काइंड ऑफ मतलब एक अफगान कॉन्फेडरेसी सी थी कि भाई डिफरेंट अफगान क्लैन्स हैं, डिफरेंट अफगान ग्रुप्स हैं, नॉमिनली दे आर यूनाइटेड अंडर देयर लीडर बहलूल लोधी, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये वाली ट्राइब है वो ये वाला इलाका कंट्रोल कर रही है, ये वाली जो ट्राइब है नुहानी ट्राइब है वो बिहार वाला इलाका कंट्रोल कर रही है, जो सुर ट्राइब है वो लेट्स से के रोहिल्ला वाला एरिया कंट्रोल कर रही है, नॉर्दर्न यूपी वाला एरिया, बरेली वाला एरिया कंट्रोल कर रही है। तो सारे अम्पायर को इन्होंने डिफरेंट ट्राइब्स में बांट लिया कि ये इस ट्राइब का इलाका, 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 ऑफ कोर्स सारी अफगान ट्राइब्स। अब इस तरह की पॉलिटी तभी सक्सीड कर सकती है अगर आपका जो लीडर है वो आपको लाइक इतने सारे जो कंपीटिंग ग्रुप्स हैं उनको एडिक्वेटली मैनेज कर सकता है। अगर आपका लीडर ये जो डिफरेंट ग्रुप्स बन गए हैं इनको एडिक्वेटली मैनेज नहीं कर सकता, अकोमोडेट नहीं कर सकता, तो ये बोल देगा यार कि आज से मैं इंडिपेंडेंट हूँ। नुहानीस बोल देंगे बिहार में, सरवानीस बोल देंगे कि यार हम बंगाल में इंडिपेंडेंट है। तो एक एफिशिएंट लीडर चाहिए जो डिफरेंट ट्राइब्स को एक लूज कॉन्फेडरेसी में फिर भी लेकिन बांध के रख सके ताकि ये अपनी इंडिपेंडेंस ना घोषित कर दें। बहलूल लोधी वॉज दैट पर्सन। मैंने आपको इसका बताया शेरशाह सूरी, आगे हम मुगल्स जब पढ़ेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी वॉज दैट पर्सन कि जिसने डिफरेंट ट्राइब्स को एक कॉन्फेडरेसी में बांध के रखा। डिफरेंट ट्राइब्स के जो लीडर्स थे उन्हें लगा कि यार हाँ, अगर हम इसकी लीडरशिप में रहेंगे तो हम सबका फ़ायदा होगा, सबका साथ सबका विकास होगा। जैसे ही किसी अफगान रूलर ने इस तरह की कोशिश की है, भाई मैं सुपीरियर राजा हूँ, तुम सारे तो मेरे सेवक हो, तुम मेरी बात मानो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा होगा। जिस अफगान रूलर ने ऐसे करने की कोशिश की है उस अफगान रूलर के टाइम पे डिसइंटीग्रेशन हो गई है। नहीं मानते ये लोग बात, बोल दिया नुहानीस में आज से इंडिपेंडेंट हूँ, सरवानीस आज से इंडिपेंडेंट है, फरमूलीस आज से इंडिपेंडेंट है। क्योंकि किसी के नीचे रहना तो इनके काइंड ऑफ लाइक जैसे हम बोल देते हैं, बोलना नहीं चाहिए लेकिन लाइक जैसे कॉमन उसमें होता है कि इनके खून में है कि एक लाइक हम किसी की बात नहीं मानेंगे, तुम्हारे नीचे नहीं रहेंगे। तो रादर एक बहुत लूज सी अफगान कॉन्फेडरेसी थी जिसे बहलूल लोधी ने तो इफेक्टिवली मैनेज किया। आगे सिकंदर लोधी नेक्स्ट रूलर आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी। इन्होंने भी अच्छे से इस चीज़ को मैनेज किया। इनफैक्ट इनके एफर्ट्स की वजह से तो सल्तनत का फिर से एक थोड़ा सा रिवाइवल सा होता है। फिर से पंजाब से लेके बंगाल तक का जो सारा एरिया है इसके ऊपर सल्तनत अपना, बंगाल तक नहीं सॉरी, पंजाब से लेके बिहार तक का जो रीजन है इसके ऊपर सल्तनत अपना फिर से कंट्रोल बनाती है बिकॉज ऑफ द लीडरशिप प्रोवाइडेड बाय सिकंदर लोधी। तो सल्तनत का थोड़ा सा रिवाइवल होता है।
एंड सिर्फ टेरिटोरियल कंट्रोल में ही नहीं, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी। हमने अलाउद्दीन खिलजी के केस में एक फैक्ट किया था कि ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान जिसने लैंड मेजरमेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि लैंड मेजर की जाएगी, उसके बेसिस पे टैक्स कलेक्शन की जाएगी। इसने वो वाला ट्रेडिशन दोबारा से रिवाइव किया कि लैंड मेजरमेंट्स की जाएंगी, सर्वेस किए जाएंगे, लैंड सर्वेस किए जाएंगे। उसके लिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज़ किया जाएगा गज़। हम यूज़ करते हैं कि लाइक 250 गज़ का मकान है, 100 गज़ का मकान है, 100 गज़ का प्लॉट है, 500 गज़ का घर है। तो गज़ एज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय सिकंदर लोधी। इसके गज़ को बोलते हैं गज़ ए सिकंदरी। उसके बाद अकबर के टाइम पे इसी गज़ ए सिकंदरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाएगा, गज़ ए इलाही अकबर के टाइम पे। अभी गज़ ए सिकंदरी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बिस्वा। तो लैंड मेजरमेंट्स वगैरह ये इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर ये एक अकम्पलिश्ड पोइट भी होता है खुद, एंड ये पोइट्री लिखता है यूजिंग द पेन नेम गुलरुखी। कौन सा दिल्ली सुल्तान एक अकम्पलिश्ड पोइट भी था, सिकंदर लोधी। क्या किस नाम से वो अपनी पोइट्री कंपोज करता था, गुलरुखी। तो ये आप चीज़ें सिकंदर लोधी के बारे में ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट लेकिन जो रूलर आते हैं लोधी डायनेस्टी के, वो है इब्राहिम लोधी। इनमें वो वाला ट्रेड था थोड़ा सा ऐसे अपने आप को सुपीरियर समझने का, बाकी के जो अफ़गान ट्राइब्स हैं उनको दबा के रखने का, उनको ऑर्डर पास करने का, तुम ऐसा कर दो मैं बोल रहा हूँ। ये ट्रेड जहाँ जहाँ जिस अफ़गान रूलर ने डिस्प्ले किया है उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि लाइक फिर वो अफ़गान ट्राइब्स बात नहीं मानती हैं। तो लास्ट सुल्तान नॉट ओनली ऑफ द लोधी डायनेस्टी रादर ऑफ द दिल्ली सल्तनत, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का ही एंड हो जाता है, मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट एटीट्यूड ही एलियनेटेड सो मैनी नोबल्स। इसके खुद के अफगान नोबल्स इसे छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, इसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंट बिहेवियर। लाइक उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, काफ़ी सारी इसकी मिलिट्री डिफीट्स होती हैं। लाइक ही वॉज डिफीटेड बाय राणा सांगा ऑफ मेवाड़ इन दी बैटल ऑफ खटोली। अब ये वाली बैटल आप लोग याद रखेंगे, साल इंपॉर्टेंट नहीं है बट अदरवाइज आपको कंटेक्स्ट में पता होना चाहिए। बैटल ऑफ खटोली जिसमें महाराणा सांगा ऑफ मेवाड़ डिफीट करते हैं इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी के सपोर्टर्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो लाइक एंड राणा सांगा वॉज अ पावरफुल रूलर, तो वो डिफीट कर देते हैं लोधी को। इसके खुद के अंकल होते हैं आलम खान, जो गुजरात वाले रीजन में कमांडर होते हैं, गवर्नर होते हैं, एंड पंजाब के गवर्नर होते हैं दौलत खान लोधी। आलम खान इसके अंकल, पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी। ये तो इससे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इसके एरोगेंट बिहेवियर से कि ये कैसे बोल दिया इसने, ये हमें छोटा क्यों दिखा रहा है, ये हमें ह्यूमिलिएट क्यों कर रहा है। ये इसकी ह्यूमिलिएशन से इतना परेशान हो जाते हैं कि ये मुगल प्रिंस बाबर को इनवाइट करते हैं कि तू इंडिया आके अटैक कर। अब ये एक अलग ही कहानी है जिसकी डिटेल्स में तो मैं मुगल्स वाली क्लास में जाऊंगा। अभी अगर थोड़ा सा मुझे मोटा मोटा सा रेफरेंस देना हो, सेंट्रल एशिया, ट्रांस ओक्सेनिया, मवा नहर वाला जो रीजन है वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट सिटी समरकंद। समरकंद के पास ही एक जगह थी फरगना, तो फरगना का रूलर था बाबर। लेकिन सेंट्रल एशियन पॉलिटिक्स की वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही थी जिसकी डिस्क्रिप्शन मैं बाद में दूंगा आपको। उसकी वजह से ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम फरगना, बाबर वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम फरगना। ये बेचारा अपनी जान बचाता हुआ आके बैठ जाता है काबुल, अफगानिस्तान में। काबुल में बैठा हुआ बेचारा बहुत कोशिश करता है कि यार मुझे मेरा घर वापस मिल जाए, जहाँ का मैं रूलर था फरगना समरकंद वाले इलाके में, वापस मैं अपना कंट्रोल बना लूँ, लेकिन जमा नहीं पाता है। पॉलिटिक्स ही इतनी अनस्टेबल होती हैं इस रीजन की। बेचारा हताश काबुल में बैठा होता है कि किस तरह मैं अपने घर जाऊं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आलम खान, दौलत खान लोधी इसे इनवाइट करते हैं कि तू दिल्ली के ऊपर अटैक कर। नॉट ओनली दीज टू पर्सन्स, इवन राणा सांगा ऑफ मेवाड़ ये भी बाबर को इनवाइट करते हैं कि भाई तू इंडिया आके दिल्ली के ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहा। बाबर के लाइक फ्रॉम हिज फादर साइड ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर। कह रहे कि देख तेरे दादा के पापा
इंडिया आए थे, उन्होंने अटैक किया था दिल्ली के ऊपर, बहुत सारा खजाना लूट के गए थे, तो तुम क्यों नहीं काबुल में बैठे हुए इंडिया के ऊपर अटैक करते, दिल्ली के ऊपर अटैक करते? सोचने वाली बात है कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं कि भाई तू आजा अटैक कर दे। इनकी इंटेंशन होती है, लाइक तीनों की ही रफली अगर मुझे एक कैटेगरी में रखना हो, इनकी इंटेंशन होती है कि यार ये भी अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह आएगा, अटैक करेगा, लूटेगा, चला जाएगा। पैसे चाहिए इसे, जाना तो रहना तो ये फरगना चाहता है, आएगा, लूटेगा, पैसे मिलेंगे, उसके बेसिस पे ये कंसंट्रेट करेगा सेंट्रल एशिया के ऊपर। बस थोड़ी जाएगा यहाँ आके, रहने के लिए थोड़ी आ रहा है, अतिथि तुम कब जाओगे, इस वाली फीलिंग में होते हैं ये कि एक बार चल बुला लेते हैं। फ़ायदा क्या होगा, इब्राहिम लोदी को डिफीट कर देगा। जैसे तुगलक डायनेस्टी इतनी वीकन हो गई थी कि उसके बाद वो रिवाइव ही नहीं कर पाई, उसी तरह कहते हैं कि यार इब्राहिम लोदी डिफीट होगा, लाइक लोदी डायनेस्टी वीकन हो जाएगी। अब ये जो इब्राहिम लोदी की डिफीट होएगी, इससे हम फ़ायदा उठा लेंगे। दौलत खान लोदी को था कि चल मैं सुल्तान बन जाऊंगा, इसको था कि यार मैं सुल्तान बन जाऊंगा, राणा सांगा को था कि एक बार इसे निकल जाने दो, लोधी को हरा लेने दो। इब्राहिम लोदी को ऑलरेडी ये हरा चुका था बैटल ऑफ खटोली में, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कंक्लूसिव डिफीट थी, दिल्ली के ऊपर इसने फतेह कर ली। उनकी लड़ाई हुई, इसने डिफीट कर दिया, वो अपने घर आ गया, वो अपने घर चला गया। अगर पूरे इंडिया के ऊपर मुझे अपना कंट्रोल बनाना है, नॉर्थ इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल बनाना है, तो लोधीज को वाइप ऑफ करना पड़ेगा। वो अगर बाबर कर दे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक बार बाबर लूट लाट के चला जाए, फिर मैं मेवाड़ से वापस दिल्ली जाऊंगा एंड एक हिंदू किंगडम की फाउंडेशन रखूंगा। ये इस इंटेंशन से ये तीनों अपने मोटिव्स की वजह से ये बाबर को इनवाइट करते हैं। लेकिन बाबर उस टाइप का अतिथि होता है जो जाने का नाम ही नहीं लेता। बेचारा वो तो खुद घर से निकला हुआ था, वो कहता कि यार मैं घर जाके क्या करूँगा, अब यहाँ पर आ ही गया हूँ तो यहाँ पर बढ़िया, दिल्ली इतने टाइम से बसा हुआ शहर है, बढ़िया, यहाँ पर मॉल्स मूल्स बने हुए हैं, डिस्क भी हैं, तो यहाँ पर दिल्ली रह लेता हूँ मैं। तो वो आता तो है, डिफीट कर देता है इब्राहिम लोदी को इन दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1526 में होती है, 1526, अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियन हिस्ट्री, जब बाबर मुगल रूलर बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन दी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इन फैक्ट इस बैटल में इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड ऑन दी बैटल फील्ड, ओनली सुल्तान टू हैव बीन एवर किल्ड ऑन दी बैटल फील्ड। युद्ध के मैदान में ही अगर किसी सुल्तान की डेथ हुई है तो वो इब्राहिम लोदी। मतलब बैटल की जो डिटेल्स हैं कि किस तरह से बैटल हुई, ये मुगल हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हम मुगल्स की केस में डिस्कस करेंगे। तो विद दिस द लोदी डायनेस्टी कम्स टू एन एंड, दिल्ली सल्तनत कम्स टू एन एंड, एंड अ न्यू फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स, दैट इज द मुगल पीरियड विद द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर। इसके बारे में हम आने वाली क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो दैट वाज ऑल एज फार एज योर पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज कंसर्न। तो हमने लाइक मल्टीपल डायनेस्टीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन की है। जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी वो उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत वाला पीरियड डिस्कस करेंगे। कुतुब मीनार किसने बनाया है, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया है, हौस खास दिल्ली में घूमने जाते हो आप लोग, तो वो सारी जो डेवलपमेंट्स हैं किसके टाइम पे हुई हैं। तो कल्चरल पार्ट ऑफ द हिस्ट्री हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो दैट वाज ऑल एज फार एज दिस क्लास वाज कंसर्न्ड। आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल टू यू पीपल। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।